दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर एक शहर है, एक देश है जो पिछले 2000 वर्षों से विवाद में है और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित विवाद है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर किसी में भी, करंट अफेयर्स में ही गिन लीजिए, जो हमेशा करंट रहते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी वर्ष में ली गई हो, उनमें उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। उस टाइप के टॉपिक में एक ये वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद। तो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहता है और यूपीएससी ने भारत सेंट्रिक आईआर के अलावा अगर किसी एक देश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हो तो शायद ये होगा। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उसकी जो स्ट्रगल रही हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट रही हैं, उनसे अलग अलग काट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आम जनता में भी बहुत कौतूहल रहता है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन का विवाद आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर एक लेक्चर इसी पे रख दीजिए, और ख़ासकर गुजरात बाहर के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हिंदी में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज कोशिश कर रहे हैं उसकी कि आपको पूरा 2000 वर्ष का पूरा इतिहास बता दें। तो जैसे हमारी आदत है, शुरुआत से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। कौन से शहर की बात कर रहे हैं हम? जेरूसलम। 3 रिलीजियंस की सबसे होलीएस्ट साइट, सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कौन से 3 रिलीजन है ये? जुडाइज़म यानी कि यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है क्योंकि इन तीनों के एक पितामह कहे जाते हैं, एक प्रॉफिट थे अब्राहम। उन्हीं अब्राहम की लाइनेज से ये तीनों रिलीजन निकले हुए हैं। उन प्रॉफिट अब्राहम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। तो एक बहुत चर्चित कथा है कि अब्राहम पहाड़ी पे गए थे अपने बेटे इसहाक के साथ, एक बकरी भी थी साथ में, और फिर गॉड ने कहा उनसे कि अपने बेटे की बलि दो। वो राज़ी हो गए। फिर गॉड ने कहा कि ठीक है, बेटे की मत दो, बकरे की बलि दे दो। तो उन इसहाक की लाइनेज से निकले हुए हैं जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी। और दूसरे बेटे जो हैं इस्माइल, उनकी लाइनेज से निकले हुए हैं इस्लाम। माने इस्लाम वाले उनसे ट्रेस करते हैं अपनी लाइनेज को। तो तीनों के पितामह एक ही हैं, कॉमन है। सबसे पुराना रिलीजन इन तीनों में है जुडाइज़म, और उनके फाउंडर प्रॉफिट थे मोसेस। हिंदी में उन्हें मूसा भी कहा जाता है। तो ये मोसेस इजिप्ट के प्रिंस थे। उनकी लाइफ पे 2 फिल्में भी बनी है, एक प्रिंस ऑफ इजिप्ट है, एक 10 कमांडमेंट्स है। तो ये मोसेस इजिप्ट के लोगों को जो वहाँ पे त्रस्त थे राजा के, खराब राजा के शासन से, उनको लेके चले गए थे इज़राइल। एक हल्की सी ज्योग्राफी बता दें, इज़राइल आज है कहाँ पे? भारत के अखंड भारत आप गिन लीजिए, पाकिस्तान को भी उसी में समझ लीजिए। तो अखंड भारत का जस्ट बगल वाला पड़ोसी है ईरान, उसके जस्ट बगल वाला पड़ोसी है इराक, और उसके बगल वाला पड़ोसी एक देश छोड़ के ये इज़राइल आपका, ठीक है। इज़राइल के एक तरफ सऊदी अरेबिया, एक तरफ जॉर्डन, ऊपर सीरिया, और इज़राइल के पश्चिम में है इजिप्ट। तो इस इजिप्ट से मोसेस अपने लोगों को लेके जा रहे थे इज़राइल की तरफ। और एक कहानी है कि पूरा रेगिस्तान पार किया, और फिर जब समंदर आया, मोसेस ने समंदर को कमांड किया और समंदर के 2 बंटवारे हो गए, और बीच में से जो ज़मीन निकली उस पे पैदल चल के उन्होंने समंदर क्रॉस किया। तो उस इज़राइल को कहा जाता है बाइबल में, दोनों जूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल दोनों में उसको प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया है, कि गॉड ने खुद कहा है यहूदियों को
कि इज़राइल तुम्हारी भूमि है और क़यामत तक मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो बाइबल में एक और कहानी है कि एक किंग डेविड थे जिन्होंने इस जेरूसलम को मुक्त करवाया था और फिर वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल बनवाया था। और फिर उनके एक बेटे थे किंग सोलोमन। उन किंग सोलोमन ने इज़राइल की यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर बनाया था, फर्स्ट टेंपल कहा जाता है जिसको। मोसेस जब आए थे इज़राइल में तो उन्होंने किसी पर्वत पे जाके तपस्या की थी, ध्यान किया था, और वहाँ पे उनको गॉड ने सरमन दिया था। तो उस पहाड़ी को ज्यूज़ सबसे पवित्र पहाड़ी मानते हैं और उसी पहाड़ी पे ये मंदिर बनाया था जिसको कहा जाता है फर्स्ट टेंपल, जो कि ज्यूज़ की, यहूदियों की सबसे पवित्र भूमि है। ये टेंपल बनाया गया था, अनुमानित है 957 BC, यानी ईसा मसीह से 950 वर्ष पूर्व पहले। फिर वहाँ पे बेबीलोनियन एम्पायर, बेबीलोनिया प्राचीन नाम है इराक का, तो बेबीलोनियन एम्पायर ने जब वहाँ पे आक्रमण किया 586 BC में, तो उस मंदिर को तोड़ा था। और उसके बाद 516 BC में जेरुबाबेल ने दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। उसे कहा जाता है सेकंड टेंपल। फिर उसके बाद एक रोमन एम्पायर शुरू हुआ और वो रोमन एम्पायर क्रिश्चियन था, और उस रोमन एम्पायर के राजा ने दोबारा से उस मंदिर को तोड़ा 70 AD में, 70 AD, यानी ईसा मसीह के 70 साल बाद उसको तोड़ा गया, उस सेकंड टेंपल को तोड़ा गया। और यहूदियों में ये मान्यता है कि वहाँ पे तीसरी बार मंदिर बनेगा, जो कि कोई ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा बनाएगा, और वो यहूदियों का सबसे बड़ा दिन होगा जब वहाँ पे वो मंदिर बनेगा, तीसरा मंदिर। उसके बाद वाला जो सेकंड रिलीजन आया, अब्राहमिक रिलीजन, वो है क्रिश्चियनिटी। और उनके मुताबिक जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया गया था, जो देह दमन हुआ था उनका, माने हाथों पे और पाँव पे जो कील मार के जो उनका देह त्याग हुआ, वो इसी जगह पे जेरूसलम में ही हुआ था। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद जब वो रेजरेक्ट हुए, यानी दोबारा अपने शिष्यों को दर्शन दिया उन्होंने, अपने भक्तों को, वो भी जेरूसलम में हुआ था। इसीलिए ये उनके लिए भी बहुत पवित्र जगह है। इस्लाम के लिए ये पवित्र जगह इसलिए है कि वो लोग मानते हैं कि इसी टेंपल, इसी माउंट से, ये जो टेंपल माउंट है जिसे इस्लाम में कहा जाता है हरम अल शर्फ, तो उसी जगह से प्रोफेट मोहम्मद साहब ने अपन जन्नत का रास्ता उनको यहीं से मिला था। जब उन्होंने देह छोड़ी अपनी, तो वो जन्नत जहाँ से गए थे वो यही था, जेरूसलम का, इसी पहाड़ी से वो जन्नत की तरफ गए थे। तो वो उनके लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। और वहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। तो ये उनके लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इस टेंपल माउंट को यहूदी लोग अभी उसमें एंटर नहीं करते। वो मानते हैं कि बहुत पवित्र यहूदी ही उसके अंदर जा सकता है, तो वो खुद अंदर जाके उसकी पवित्रता को कम नहीं करना चाह रहे। लेकिन उस मस्जिद के पश्चिमी छोर पे एक दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, उसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। तो वहाँ पे वो लोग अपनी पूजा करते हैं, और वो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है, वो वेलिंग वॉल। तो जब क्रिश्चियनिटी का उद्भव हुआ और उन्होंने सबसे पहला शुरुआती आक्रमणों में ही जेरूसलम पे आक्रमण किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इसी जगह जीसस क्राइस्ट को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो वहीं जाके उन्होंने ये मंदिर तोड़ा और जेरूसलम पे कब्जा किया। और फिर एक राजा आया था जूलियस सेवेरस, उसने इस जेरूसलम का नाम बदल के कर दिया उसे एलिया कैपिटोलिना, और इज़राइल का नाम बदल के उन्होंने कर दिया सीरिया पैलेस्टीनिया, क्योंकि यहूदियों की पुरानी दुश्मनी थी एक लोकल ट्राइब से, उस देश की एक लोकल ट्राइब जिसका नाम है फ़िलिस्तीन।
तो उन फ़िलिस्तीनियों से उनकी दुश्मनी थी, इसलिए यहूदियों को चिढ़ाने के लिए उस देश का नाम रख ही दिया उन फ़िलिस्तीनियों पे, जिसको आज हम पैलेस्टाइन कहते हैं। तो इस तरह उस जगह का नाम पैलेस्टाइन हुआ। जब क्रिश्चियन एम्पायर आ गया वहाँ पे, रोमन एम्पायर, तब यहूदियों को वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, कन्वर्ट होने को भी मजबूर किया। तब वो लोग उसे छोड़ के चले गए थे इराक। उसके पहले भी जब बेबीलोनिया का आक्रमण हुआ तभी से वो लोग इराक चले गए थे। फिर करीब 1400-1500 वर्ष तक उसी जगह पे रहे वो। तो उसके बाद से वो लोग, यहूदी लोग, पूरी दुनिया में भटकते रहे हैं। कुछ भारत भी आए थे उसी टाइम पे, 70 AD के आसपास ही। और केरला में उनका एक बहुत पुराना सिनेगॉग है। जब पोर्चुगीज़ लोग सबसे पहले जब केरला में आए थे तो उन्होंने हिब्रू स्पीकिंग लोगों का उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा हुआ है। तो मुंबई में भी काफ़ी बड़ी जूइश कम्युनिटी है। मतलब भारत में जितने जूइश हैं उनमें बहुत सारे मुंबई में भी हैं, कुछ कलकत्ता में भी हैं। तो यूरोप चले गए थे कुछ लोग, कुछ बाकी गल्फ़ के देशों में। तो बहुत सारे देशों में माइग्रेट किए थे ये लोग। और फिर इनकी गजब प्रताड़ना हुई। उसके बाद करीब 7वीं सदी में जब इस्लाम का उद्भव हो रहा था, तो इस साल जेरूसलम आ गया मुस्लिम शासकों के अंडर। और फिर वहाँ पे मुस्लिम शासन शुरू हो गया। उसके बाद से आबादित मुस्लिम शासन ही रहा है उस जगह पे। करीब 5वीं सदी से ही क्रिश्चियन राजाओं ने यूरोप में यहूदियों को प्रताड़ित करने के फरमान जारी किए थे कि जहाँ भी यहूदी मिले उनको मारो। क्यों? वो लोग समझ रहे थे कि इनके पूर्वजों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, इसलिए हम इन्हें मारेंगे। तो 10वीं 11वीं सदी के आसपास ऐसे बर्बर कानून पास होने लगे थे यहूदियों के खिलाफ कि अगर दूर से भी कहीं कोई यहूदी दिख जाए तो यहूदियों को अपने कपड़े पे, जो सबसे बाहरी वस्त्र होता था, उसके ऊपर एक येलो कलर की रिंग बनानी होती थी, या फिर उनका एक जूइश स्टार है, उस स्टार को पहन के चलना होता था, ताकि दूर से पता चल जाए कि यहूदी आ रहा है। और यहूदी को टॉर्चर करना अच्छा माना जाता था, मतलब एक प्रकार से पुण्य का कार्य माना जाता था कि इनके पूर्वजों ने जीसस को मारा था तो इनको मारने से पुण्य मिलेगा। तो और ये प्रैक्टिस वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक चालू रही। जब हिटलर का राज ख़त्म हुआ 1945 तक इस प्रैक्टिस को चालू रखा गया। और ज्यूज़ के प्रति नफ़रत के लिए एक टर्म भी यूज़ होता है वहाँ पे, जिसे कहा जाता है एंटी सेमिटिज़म। तो ज्यूज़ को नफ़रत करना फैशन माना जाता था। बहुत प्रताड़ना हुई है दोनों रिलीजन्स की तरफ से, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में। कन्वर्ट होने के लिए दोनों को बहुत मजबूर किया गया था कि या तो कन्वर्ट हो जाओ। कुछ लोगों ने कन्वर्ट ना होना पसंद करके मरना भी पसंद किया। इन तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद उन्होंने अपनी एक्सेलेंस को कायम रखा, एक्सेलेंस बरकरार रखी, ना जुडाइज़म छोड़ा और ना उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, बहुत कंजूसी से रहते थे। बहुत ही अच्छी बिजनेस कम्युनिटी कही जाती है, बिजनेस की बहुत अच्छी सेंस है। तो कंजूसी से इसलिए रहते थे क्योंकि बार बार माइग्रेट करना पड़ता था। तो जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओगे तो जाहिर सी बात है कंजूसी से रहना पड़ेगा। यूरोप में यहूदियों की कंजूसी पे काफ़ी जोक्स भी क्रैक किए जाते हैं कि दुनिया की सबसे कंजूस कम्युनिटी बताया जाता है उनको, यहूदियों को। बीच में क्रिश्चियनिटी में ब्याज लेना और देना वर्जित किया गया था, मनाही की गई थी उसको। तो यहूदी उस टाइम पे मनी लैंडिंग बिजनेस में गए, लोन वगैरह देने के, उधार वगैरह देने के बिजनेस में, और उसमें भी बहुत प्रॉफिट कमाया यहूदियों ने। तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा होने के बावजूद बहुत ही अमीर कम्युनिटी रही है हमेशा। इस वजह से बाकी कम्युनिटीज़ को इनकी ईर्ष्या भी बहुत होती थी कि यहूदी हमेशा अच्छी जगहों पे क्यों होता है, हमेशा अमीर होगा, पावरफुल पोजीशंस पे होगा।
तो काफ़ी सारे लेखकों ने भी पोर्ट्रे किया है यहूदियों को किस तरह से सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता था। एक शेक्सपियर का बड़ा फेमस नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, अल पचिनो की मूवी भी आई थी उसी नाम से। साइंटिफिक इन्वेंशंस में यहूदियों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप आज भी उठा के देख लीजिए, नोबेल प्राइज़ जितने लोगों को मिले हैं उसमें यहूदियों का शेयर कितना बड़ा है और उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कितना है। तो वास्ट आपको इंक्रीज़ दिखेगा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से शेयर ऑफ नोबेल प्राइज़ में। आप आज भी देख लीजिए आईटी फील्ड में भी मतलब हर जगह पे आप किसी भी जगह इन्वेंशंस में देख लीजिए, ज्यूज़ का रोल बहुत बड़ा है। बहुत शानदार लॉयर्स होते हैं, ऑथर्स, पोएट, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डर, हर फील्ड में एक्सेल की इन्होंने जहाँ भी हाथ डाला। अमेरिका में आज भी सबसे बड़ी जो बैंकिंग फैमिली कही जाती है रॉथस्चाइल्ड, वो भी यही ज्यूज़ हैं, माइग्रेट किए हुए थे। 11वीं सदी के आसपास क्रिश्चियनिटी की तरफ क्रिश्चियनिटी में एक रिलीजियस वॉर्स शुरू हुए कि जो भी क्रिश्चियन साइट्स पे इस्लाम का कब्ज़ा है उसको हटा के दोबारा से क्रिश्चियन राजाओं के अंडर लाया जाए। तो करीब 200 सालों तक जेरूसलम पे ये युद्ध चला जिसे क्रूसेड कहा जाता है। इस्लाम के शासन से जेरूसलम को मुक्त करा के क्रिश्चियन शासन के अंदर लाने के लिए। और 200 साल के युद्ध के बाद ये क्रूसेड मुस्लिम राजा जीत गए, क्रिश्चियन राजा हार गए। तो तब से तो मतलब तय हो गया कि पैलेस्टाइन पे मुस्लिम शासकों का ही राज रहेगा। उसके कुछ वर्षों बाद एक ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था जो कि बहुत बड़ा मुस्लिम शासक कहा जाता था, तो जिसका करीब 400 साढ़े 400 साल तक उसका राज रहा है और काफ़ी बड़ा एम्पायर था। इजिप्ट, कुछ पार्ट सऊदी अरेबिया के पूरा का पूरा आज का इज़राइल या पैलेस्टाइन, और नॉर्थ में भी काफ़ी आगे तक था, जॉर्डन वगैरह नॉर्थ में बहुत आगे तक था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही रहा इज़राइल। 18वीं शताब्दी आते आते ज्यूज़ की हालत में थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हुआ। कुछ देशों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से फ्रांस ने शुरुआत की थी कि ज्यूज़ को इक्वल स्टेटस दिया जाए, और जो एकदम बर्बर कानून थे यहूदियों के ख़िलाफ़ जिसमें उनको अमानवीय उनके साथ व्यवहार होता था, उनको ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ जिसे कहा जाता है जूइश इमेंसिपेशन। एक एनलाइटनमेंट का दौर चला था पूरे यूरोप में, उसी एनलाइटनमेंट का पार्ट है ये जूइश इमेंसिपेशन। एनलाइटनमेंट माने जो मजहबी कट्टरता है, मजहबी रूढ़ियाँ हैं, उनको छोड़ के अब एक नए युग की तरफ, मॉडर्न युग की तरफ यूरोप जा रहा था, तो उसी का एक पार्ट था। लेकिन हालत में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। बहुत सारे देशों ने ये इस पे पहल की थी, लेकिन सेकेंड क्लास सिटीज़न तो रहे ही ज्यूज़। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक ज्यूज़ के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे कहा जाता है ज़ायोनिज़्म। ज़ायन हिब्रू में जेरूसलम को कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई इनके एक बहुत बड़े लीडर थे ज़ायोनिज़्म के, नाम है थियोडोर हर्ज़ल, और प्रणेता कहे जाते हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट के। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी। लास्ट वाली मीटिंग हुई थी इनकी वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस 1897 में, जिसके बाद ये लोग फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भाई इज़राइल यहूदियों के लिए फाइनल सोल्यूशन क्या, भाई कब तक ऐसे जियोगे। तो 3 ऑप्शन सोचे थे इन्होंने कि एक तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के साथ नेगोशिएट किया जाए कि भाई हमको इक्वल सिटीजन्स का दर्जा दो। तो ये तो खारिज हुआ कि पॉसिबल नहीं है, 2000 वर्षों में देख लिया। एक केस आया था फ्रांस का, ड्रेफस अफेयर कहा जाता है, जिसमें एक जूइश ऑफिसर थे ड्रेफस नाम से, उससे ट्रीजन का, राष्ट्रद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चला था, और काफ़ी समय तक केस चलने के उसको दोषी करार कर दिया था। 10 साल बाद ये पता चला कि ये निर्दोष था,
और जब तक केस चलता रहा तो कोर्ट के बाहर जनता नारे लगाती थी, डेथ टू जूस, माने जूस को मार डालो। तो इससे उन्हें पता चला कि भाई जब सबसे लिबरल देश फ्रांस है, अगर वहाँ भी यही हालत है तो फिर हमारे लिए यहाँ इक्वल सिटीज़न का तो मतलब नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि उसी देश के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप एस्टैब्लिश करके ऑटोनॉमी सा बना के अगर हम डिमांड करें तो फिर सोचा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई यहूदियों की धरती कौन सी है, इज़राइल है, तो वापस इज़राइल ही चलते हैं, वहीं अपना एक देश बनाएंगे और वहीं रहेंगे। तो उन्होंने शुरुआत की इसकी और काफ़ी सारे ज्यूज़ हज़ारों की संख्या में पैलेस्टाइन शिफ्ट होने लगे। तो उस मास इमिग्रेशन को कहा जाता है आलिया। ओके, वो हीरोइन नहीं। तो फर्स्ट आलिया में 25,000 लोग पैलेस्टाइन पहुँचे थे यूरोप से, और फिर सेकेंड आलिया में कुछ 35,000 लोग गए थे। जो ये शुरुआती माइग्रेंट्स थे पैलेस्टाइन में, उनको ना खेती आती थी, ना फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी थी और बिज़नेस कम्युनिटी थी। तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, खेती बाड़ी सीखी। फिर जिन देशों में जो समृद्ध ज्यूज़ रहते थे, उदाहरण के तौर पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा समृद्ध ज्यू वहाँ रहते थे। आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी संख्या इज़राइल में पाई जाती है, दूसरी अमेरिका में पाई जाती है। दोनों जगह 60-60 लाख, इज़राइल में ज़्यादा हैं, अमेरिका में कुछ 60 लाख यहूदी होने का अनुमान है। तो वहाँ के यहूदी बहुत अमीर हैं अमेरिका के, और अमेरिका में आज भी सबसे पावरफुल लॉबी जूइश लॉबी है। तो ये जू लोग अमेरिका की दोनों पार्टी को शुरुआत से स्पॉन्सर करते आ रहे हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन को। तो अमेरिका इसलिए हमेशा से प्रो इज़राइल रहा है, हमेशा इज़राइल के फेवर में रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गर्दन पकड़ रखी है इन्होंने, मतलब पैसों से स्पॉन्सर करके। तो रॉथस्चाइल्ड नाम से एक बहुत अमीर जू थे, उनसे भी पैसे वैसे मांगे इन्होंने, मदद मांगी, इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए, खेती बाड़ी सीखे, एस्टैब्लिश हुए वहाँ पे जैसे तैसे करके, बहुत स्ट्रगल किए। और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बनाई, सोशलिस्ट पार्टी बनाए, लेबर यूनियन टाइप बनाए, और कम्युनिटी बनाई, जिससे सारे जितने भी यहूदी वहाँ पे रह रहे हैं उनका एक संगठन टाइप बने, सब एकजुट हो। हिब्रू को रिवाइव किया उन्होंने, हिब्रू जो उनकी एक भाषा करीब करीब लुप्त हो चुकी थी उसे रिवाइव किया, उसमें बुक्स लिखी, सारी हायर एजुकेशन की बुक्स ट्रांसलेट की, यूनिवर्सिटी में हिब्रू को दाखिल करवाया आंदोलन वगैरह करके कि सिर्फ अरेबिक नहीं पढ़ेंगे, हिब्रू पढ़ेंगे। तो इतना आसान तो नहीं है कोई नई भाषा सीख लेना, एक आध पीढ़ी ने कुर्बानी दी और फिर दूसरी पीढ़ी उस भाषा में कंफर्टेबल थी। तो उनके अंदर एक जज्बा था कि भाई अब जो भी जो आइडेंटिटी है उसको दोबारा से रिवाइव करना है, कैसे भी करके, कितनी भी हार्डशिप फेस करनी पड़े। उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें दो धड़े हो गए थे। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये लोग अलाइड पावर्स की तरफ से थे, और इंग्लैंड फ्रांस वाला जो ग्रुप था वो जीत गया। तो 1917 के करीब इंग्लैंड ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था, और वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे एक घमासान छिड़ गया कि भाई अभी कौन इस, जिसे कि इंग्लिश में बहुत ख़राब कहावत है जिसे कहा जाता है स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, यानी युद्ध जीतने के बाद जो भी पैसा है उसको कौन बांटेगा। तो सभी इन अलाइड पावर्स के बीच में ये लोग यूरोपियन पावर्स पहले ही ऑटोमन एम्पायर को छू नहीं रहे थे, क्योंकि ये इनको यही डर था। हमें पता है कि यूरोप में कॉलोनाइजेशन की होड़ मची थी कि कौन कितने ज़्यादा देशों को अपने अंदर गुलाम बनाएगा, जिसके अंदर भारत भी गुलाम था। तो अफ्रीका भी पूरा गुलाम हो चुका था, साउथ अमेरिका गुलाम हो चुका था। तो ये लोग ऑटोमन एम्पायर को इसलिए टच नहीं कर रहे थे कि भाई फिर वहाँ भी घमासान चिढ़ेगा यूरोपीय देशों के बीच में ही कि कौन सा देश किसके अंडर जाएगा। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर खुद शामिल हो गया तब तो ये सवाल बचा ही नहीं, ऑटोमन एम्पायर हार गया।
तो अब तो भाई जिससे डर था वो तो हो गया, तो अब जो हमारा जो मेन काम है अलग अलग देशों में जाके लूट मचाना, वो तो करना पड़ेगा। तो एक ट्रीटी ऑफ सेवेरिस नाम से हुई थी इनके बीच, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मेनली फाइट थी। रशिया में तो फिर रशियन रेवोल्यूशन हो गया था, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चले गए वापस रशिया। तो इंग्लैंड को मेनली दिलचस्पी थी जो ट्रेड रूट भारत की तरफ जाता था उसमें, तो उनको इराक वगैरह वाले पोर्ट्स में दिलचस्पी थी। और एक दूसरी दिलचस्पी थी इंग्लैंड को सुएज़ कैनाल में। सुएज़ कैनाल अभी ब्लॉकेड हुआ था लंबा चौड़ा, तो हम सबको पता है कि अच्छी खासी डिले मतलब अच्छा खासा डिले हो गया सभी सामानों को यहाँ पहुँचने में। तो सुएज़ कैनाल बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड से भारत कोई चीज़ पहुँचानी है और आप पूरा अफ्रीका घूम के जाओगे तो काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा। तो ये बीच में से एक आर्टिफिशियल सुएज़ कैनाल बनाई थी तब फ्रेंच कंपनी ने, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जीतने के बाद इंग्लैंड बड़ा सुपर पावर हो चुका था, तो फ्रांस को दरकिनार किया इंग्लैंड ने और ख़ुद ही इस पे कब्जा कर लिया, क्योंकि काफ़ी समय बच जाएगा भारत आने जाने में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को ये सुएज़ कैनाल बहुत काम आई थी, क्योंकि जर्मनी की नाजी फ्लीट को उन्होंने रोक के रखा था, सुएज़ कैनाल उनके कब्जे नहीं आने दिया था, तो उसमें बहुत एडवांटेज हुआ था इंग्लैंड को। तो ये जो आज का वर्तमान का इज़राइल और पैलेस्टाइन वाला एरिया है वो गया इंग्लैंड के अंडर। बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इंग्लैंड ने ज्यूज़ को एक प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपको पैलेस्टाइन के अंदर एक देश बनाने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, जिसे कहा जाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। उस बेल्फोर डिक्लेरेशन में से पैलेस्टाइनियंस नाराज़ हुए कि भाई हमारे देश में तुम यहूदियों को क्यों घुसाना चाह रहे हो। तो इंग्लैंड ने बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में किया था, ज्यूज़ को प्रॉमिस किया था। उसके पीछे उनका गणित ये था कि रशिया में बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज़ हैं और अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज़ हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो रशिया और अमेरिका वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से फ़ाइट करेंगे, तो जर्मनी कमज़ोर हो जाएगा। तो खैर बातें थी, हवाई बातें थी। इंग्लैंड की तो आदत हम सबको पता ही है कि जहाँ पे जो फ़ायदा दिखेगा उस तरफ वो सपोर्ट करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा का पूरा पैलेस्टाइन चला गया इंग्लैंड के अंडर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस का काम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने देना। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है शांति वाला यूनाइटेड नेशंस, उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बना था लीग ऑफ नेशंस। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी, लीग ऑफ नेशंस की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, ख़त्म हो गया था वो। तो लीग ऑफ नेशंस ने ये ज़िम्मा इंग्लैंड को सौंपा था कि भाई आप बड़े सुपर पावर हो, तो पैलेस्टाइन का ज़िम्मा हम आपको दे रहे हैं कि आप उसकी ठीक से देखभाल करना। और हमें पता ही है भाई इंग्लैंड जहाँ जाएगा वहाँ डिवाइड एंड रूल करेगा ही, और उस देश की क्या हालत करेगा हमसे बेहतर कौन जान सकता है। भाई सुपर पावर देश था और इतना गरीब कर दिया, तो जब हमको इतना बर्बाद कर सकता है तो बाकियों की क्या हालत की होगी, ये तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। खैर, तो इन्होंने शुरुआत में दोनों पार्टीज़ को, अरब्स और ज्यूज़ को, दोनों को बराबर से ट्रीट किया। वहाँ पे विकास वगैरह के लिए पैसे भी दिए, स्कूल्स खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोली, रास्ते बनाए, सड़कें वगैरह, ब्रिज वगैरह सब कुछ बनाए और उनको अपने विकास के लिए मौके दिए। लेकिन इस जो इंग्लैंड से जो मदद आ रही थी उस मदद का फ़ायदा ज्यूज़ ने ज़्यादा उठाया। वो ज्यूज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रही, क्योंकि ज्यूज़ यूरोप से ही आ रहे थे, तो यूरोप के तौर तरीक़ों से परिचित थे, वेस्टर्न एजुकेशन पाए हुए थे, तो वो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए, पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, तो उन्होंने अपना विकास बहुत फटाफट किया। अरब्स का विकास नहीं हो पाया इंग्लैंड के पैसों से। रशिया में जब रिवॉल्यूशन आया तो रशिया से भी ज्यूज़ प्रताड़ित होने लगे। थर्ड वेव आया ज्यूज़ का, थर्ड आलिया हुआ रशिया और पोलैंड से, तो वहाँ से भी काफ़ी करीब 1 लाख ज्यूज़ आ गए यहाँ पे। तो ज्यूज़ की तादाद जो है वो बढ़ने लगी थी।
इंग्लैंड ने क्या किया, साथ साथ ज्यूज़ को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि यूरोप में इनको कहीं पे ज्यूज़ चाहिए नहीं थे एक्चुअली, किसी भी देश को। तो अगर मान लीजिए इंग्लैंड कहेगा पैलेस्टाइन में मत जाओ यहूदियों को, और यहूदी कहेंगे कि ठीक है फिर हम इंग्लैंड आ रहे हैं, हमें रेफ्यूज़ दे दो। इंग्लैंड ये तो चाह नहीं रहा था, यूरोप का कोई देश नहीं चाह रहा था कि भाई अगर ज्यूज़ कहीं से भी प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें रेफ्यूजी की तरह एक्सेप्ट करना वो भी नहीं चाह रहे थे। तो सब ने सोचा कि ठीक है भाई इनको पैलेस्टाइन ही जाने दो। मीनवाइल इन्होंने वहाँ पे अपने लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाए, जिसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ आगे चल के। उस लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था डेविड बैन गुरियन, वही इज़राइल का पहला प्रधानमंत्री भी बना, क्योंकि जो संगठन बन गया था वो उनको बहुत काम आया बाद में। पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली इन्होंने वहाँ पे, काफ़ी पैसा कमा के आ रहे थे तो वहाँ पे घर खरीद लिए, सेटलमेंट्स वगैरह काफ़ी बनने लगे, तो यहूदी अच्छे से एस्टाब्लिश होने लगे इज़राइल के अंदर। और आप मान लीजिए कि पैलेस्टाइन के अंदर एक स्टेट विद इन स्टेट पैरेलल गवर्नमेंट टाइप से चलाने लगे थे वो। धीरे धीरे इंग्लैंड से उनको मदद मिलने लगी तो अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भी बनाने लगे थे। उसी दौरान चलते चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले हालात पैदा हो गए थे। 1933 में जब हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में, तो वो एक ही दम पे हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का, यहूदियों की तरफ नफरत, यहूदियों के प्रति नफरत के ज़ोर पे। तो खुलेआम भाषणों में यहूदियों को गालियां देता था और कहता था भाई ये यहूदी हमारे सारे पैसे खा गए, हमारी इकोनॉमी पे कब्जा कर चुके हैं, तो इनको बस मार डालो। यहूदियों का एक ही उपाय है, इनको मार डालो। और हिटलर के भाषणों से जर्मनी की जनता खुश होती थी और चांसलर बन गया। तो काफ़ी सारे यहूदी जर्मनी छोड़ के पैलेस्टाइन आ गए। तो करीब 2.5 लाख यहूदी इस दौरान 39 से पहले, 39 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 2.5 लाख यहूदी यहाँ पे आ गए थे इज़राइल में, तो पैलेस्टाइन में। तो अभी पैलेस्टाइन के अंदर कुछ 4 लाख यहूदी हो चुके थे। हिटलर ने एक नुरेम्बर्ग लॉ भी पास किया था 1935 में, जिसके अंडर यहूदियों को बहुत ही ख़राब ट्रीट किया जा रहा था। उसने गेटोज़ बनवाए थे। गेटो माने चारों तरफ दीवार बना देगा यहूदी एरिया के बाहर, तो इसके बाहर तुम नहीं निकलोगे। यहूदियों को पहले सरकारी नौकरी से निकालना शुरू किया, फिर उनको आर्थिक रूप से उनके रोज़गार वगैरह से वंचित किया, बिज़नेस वगैरह से वंचित किया। और फाइनल सॉल्यूशन था उसका, हिटलर का, होलोकॉस्ट। हिब्रू में कहा जाता है शोआह, यानी कि नरसंहार। तो यहूदियों को मास मर्डर किया, सबको लाखों की संख्या में मारा। 1939 से 1945 के बीच उस 6 साल की अवधि में हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को मार डाला, जिसमें से 15 लाख बच्चे थे। और सबसे पहला आक्रमण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिटलर ने किया था वो पोलैंड पे किया था। उसकी वजह ये थी कि सबसे बड़ा यहूदी पॉपुलेशन पोलैंड में था। इसके पीछे हिटलर के अंदर एक फर्जी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हम जर्मन आर्यन रेस, दुनिया की सबसे शुद्ध रेस हैं, और ये यहूदी कहाँ से आ गए, इनको मारो। हालांकि क्रिश्चियन और ज्यूज़ में रेशियल डिफरेंस कोई है नहीं, ठीक है। तो हिटलर की उसकी अपनी प्रॉब्लम है। पूजा पद्धति का डिफरेंस था, रेस का तो कोई डिफरेंस था नहीं। मतलब एक जीसस की राह पे चलते थे, दूसरे मोजेस की राह पे चलते थे तो एक ही लोग दोनों। तो फिर हिटलर ने आइडेंटिफाई, उसका एक प्लान था कि भाई ज्यूज़ कौन माना जाएगा, बहुत ज़्यादा कट्टर था। तो अगर मान लीजिए कोई 3 पीढ़ी पहले ज्यू था और बाद में क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, तब भी वो ज्यू है। अगर किसी ने ज्यू से शादी कर ली, क्रिश्चियन होते हुए ज्यू से शादी कर ली, उसको भी मारो। तो एक डिटेल प्लान बनाया था, एक फ़िल्म बनी है, नाम है कॉन्स्पिरसी, उसी पे फिल्म बनी है कि हिटलर ने किस तरह से आइडेंटिफाई किया। और बहुत ही इतनी खतरनाक यातनाएं की हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं उस पर। इतने लाखों लोगों को मारना है, हम कैसे मारेंगे, गोलियां ख़त्म हो गई, दफनाने के लिए कब्र नहीं है, तो क्या किया, डेड बॉडीज़ का क्या करेंगे, लाखों डेड बॉडीज़ हो रही हैं। तो उनको फैक्ट्रीज़ में ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह डेड बॉडीज़ का उपयोग करना शुरू किया।
तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप फ़ोटोज़ देख नहीं पाएंगे, इतनी ख़राब यातना है। और जहाँ पे ये फैक्ट्री चल रही होगी जिसमें इन यहूदियों की डेड बॉडीज़ को ईंधन की तरह उपयोग हो रहा है, वहाँ उसके अगल बगल में कोई रेसिडेंशियल एरिया को परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इंसानी डेड बॉडी जलने की स्मेल अलग होती है, लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस फैक्ट्री में। तो सब कुछ चुपचाप से हो रहा था। फिर 1942 के आसपास इनकी एक मीटिंग हुई कि भाई अब इतने सारे यहूदियों को मारेंगे कैसे, मारने के तरीके ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर एक नया तरीका निकाला जिसे कहा जाता है गैस चेम्बर। तो गैस चेम्बर जर्मनी में पहले भी होते थे, जो दिमाग से जिनको मेंटली इल कहा जाता है उन लोगों को मारने के लिए पब्लिक प्रेशर में उन गैस चेम्बर्स को बंद करवाया गया था, लेकिन यहूदियों के लिए इन गैस चेम्बर्स को दोबारा शुरू करवाया गया। तो हज़ारों की संख्या में यहूदियों को एक बड़े से हॉल में कमरे में इकट्ठा करेंगे और ऊपर से जहरीली गैस छोड़ देंगे, सब लोग मर जाएंगे, फिर उनकी डेड बॉडीज़ को ईंधन की तरह उपयोग होगा। तो बहुत ख़राब ट्रीटमेंट हुई थी और इतने ज़्यादा यहूदियों को मारा था कि मैं आपको आंकड़े दूंगा तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पोलैंड में 33 लाख ज्यूज़ थे, जिसमें से लगभग 90% को मार डाला। उसी तरह रशिया और यूक्रेन में आधे ज्यूज़ 50%, हंगेरी और डच ज्यूज़ में 75%, रोमानिया में आधे ज्यूज़। पूरी दुनिया में यहूदियों की जितनी आबादी थी उसमें से 1/3 को हिटलर ने शहीद कर दिया। तो इस मूवमेंट से बहुत बड़ा एक मैसेज गया था पूरी दुनिया की कम्युनिटी में। मीनवाइल पैलेस्टाइन में अरब लोग क्या कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे वो क्या कर रहे थे। वहाँ पे एक पैलेस्टाइनियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। उस नेशनल मूवमेंट के एक नेता थे, मौलाना थे सीरिया के, उनका नाम है इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम। आज के टाइम पे आप सुनते होंगे, अगर हमास ने कसाम रॉकेट छोड़े हैं इज़राइल पे तो वो इस इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम के नाम से। तो वो कसाम अगवानी कर रहे थे इसकी, और इंग्लैंड ने इनको मार डाला, इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम को, नवंबर 1935 में। इनकी मौत से पैलेस्टीनियंस को ये लगा कि भाई इंग्लैंड तो पूरी तरह यहूदियों के ही पक्ष में है। हालांकि इंग्लैंड किसी पक्ष में नहीं था, इंग्लैंड तो अपना फ़ायदा देख रहा था, मुझे किस पक्ष को सपोर्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ पे इज़राइल में, पैलेस्टाइन में, अभी तक इज़राइल नहीं बना, इज़राइल बाद में बनेगा, अभी उसका नाम पैलेस्टाइन ही है 1936 में। तो पैलेस्टाइन में सिविल वॉर टाइप छिड़ गया और 1936 से लेके 1939 तक 3 साल तक यहूदियों और अरब्स के बीच में ये सिविल वॉर चली। इस सिविल वॉर से यहूदियों को ये पता चल गया कि भाई अरब्स के साथ युद्ध तो होना है कभी ना कभी। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। माने युद्ध होगा या नहीं ये प्रश्न नहीं है, कब युद्ध होगा ये प्रश्न है। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने एक कमीशन बिठा दिया जिसका नाम था पील कमीशन। तो पील कमीशन को ये पता चल गया कि भाई पैलेस्टाइन में मुद्दा इतना पेचीदा हो चुका है कि 2 स्टेट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। एक यहूदियों का स्टेट देश अलग बनाना पड़ेगा, एक अरब्स का देश अलग बनाना पड़ेगा, पैलेस्टाइन। तो उसके तहत, पील कमीशन रिपोर्ट के तहत उन्होंने एक प्रपोज़ल दी कि पैलेस्टाइन का 20% टेरिटरी, 20% हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए। और जो अरब्स थे उनका अलग देश बनाने का इन्होंने नहीं सोचा था। इन्होंने सोचा था जॉर्डन, जो वर्तमान का एक देश है, उसी जॉर्डन की टेरिटरी को बढ़ा देंगे और उसी में सारे अरब्स को डाल देंगे। दूसरा प्लान, खतरनाक प्लान ये था इनका कि जो एरिया हम यहूदियों को दे रहे हैं उसमें जितने अरब्स हैं उनको फिर इस ट्रांस जॉर्डन वाले एरिया में शिफ्ट कर देंगे। अगर मर्जी से हुए तो ठीक, वरना ज़बरदस्ती शिफ्ट कर देंगे। अरब्स ने विरोध किया इसका, जाहिर सी बात है। यहूदियों ने इसको स्वीकृति दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई चलो 2000 साल के बाद एक छोटा सा देश तो मिल रहा है।
लेकिन इंग्लैंड इस वादे को लेके कोई सीरियस नहीं था, क्योंकि 38 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन चुकी थी। हिटलर जिस तरह से ग्रो कर रहा था, ये पता चल गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को मुस्लिम देशों का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए इंग्लैंड ने अभी पैलेस्टाइन में अरब्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ज्यूज़ को सपोर्ट करना कम कर दिया। उसके लिए क्या किया इंग्लैंड ने, लंदन में 1939 में ज्यूज़ और अरब्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया और एक कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसका नाम था सेंट जेम्स कॉन्फ्रेंस। सेंट जेम्स पैलेस में कॉन्फ्रेंस हुई थी। दोनों को कहा कि भाई आपस में चर्चा कर लो क्या करना है। दोनों ने चर्चा की, कोई रिजल्ट नहीं आया। इंग्लैंड ने क्या किया, खुद से एक वाइट पेपर निकाल दिया। बोले आने वाले 5 सालों में जो यहूदी पैलेस्टाइन में माइग्रेट कर पाएंगे उनकी संख्या 75,000 से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, उसके बाद उन 5 सालों के बाद जो अगर कोई यहूदी पैलेस्टाइन में माइग्रेट करेगा तो वो अरब्स की मर्ज़ी से ही माइग्रेट कर पाएगा, मतलब अरब्स उसके लिए मंजूरी देते नहीं। और तीसरी बात, अब से यहूदी कोई भी ज़मीन पैलेस्टाइन में ख़रीद नहीं पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि इज़राइल कभी नहीं, यहूदियों का एक अलग देश कभी नहीं बनेगा। यहूदियों को बड़ा इससे धोखा महसूस हुआ कि ये लोग ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं कि तुम्हें एक अलग देश बना के दे देंगे, लेकिन इरादा तो कोई है नहीं इनका। तो वो सचेत हो गए, लेकिन खुल के इंग्लैंड का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। तो अब जर्मनी तो दुश्मन है यहूदियों का, ये तो पता है, हिटलर दुश्मन है। तो अब अगर इंग्लैंड का विरोध करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो फिर यहूदियों ने एक 2 प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनाई कि इंग्लैंड का विरोध भी करना है, इंग्लैंड का समर्थन भी करना है। तो क्या हुआ, समर्थन करके क्या फ़ायदा मिला इनको? इंग्लैंड का सबसे बड़ा भाई पावर हाउस जो था, पैसे सबसे ज़्यादा जहाँ से आते थे, सबसे ज़्यादा जहाँ से आर्मी विड्रॉ करता था, वो था भारत। तो इंग्लैंड और भारत के बीच में इज़राइल उनके लिए एक हॉल्ट टाइप से स्थान के रूप में डेवलप हुआ पैलेस्टाइन। और यहूदियों ने क्या किया, इंग्लैंड की आर्मी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट पैलेस्टाइन से देने लगे। लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी युद्ध लड़ने के लिए जो भी सामान चाहिए आपको, तो उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन वगैरह शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई, खाना वगैरह, यूनिफॉर्म उनके आर्मी वगैरह के, और उनको जो भी सामान चाहिए वो सब प्रोवाइड करना शुरू किया, हॉस्पिटल, सप्लाई सेंटर वगैरह सब कुछ। तो इससे यहूदियों ने पैसा कमा लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत तगड़ी व्यापारी कम्युनिटी है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरी दुनिया जहाँ गरीब हो रही थी, पैलेस्टाइन का यहूदी अमीर हो रहा था। और इन पैसों का फ़ायदा उनको बाद में, तुरंत बाद में मिला, जब अरब्स के ख़िलाफ़ जब युद्ध होना था उस टाइम पे उनको इन पैसों का फ़ायदा मिला। दूसरा, उन्होंने इंग्लैंड को सपोर्ट किया, तो इंग्लैंड की आर्मी में वो लोग भर्ती होने लगे, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, इज़राइल के पास 38,000 यहूदियों की ट्रेंड आर्मी थी, और जो कि बेस्ट ऑफ दी ट्रेनिंग पाए हुए थे। प्लस इंग्लैंड को इन्होंने जासूसी मदद भी ऑफ़र की। तो इंग्लैंड की जासूसी संस्थाओं के अंडर ट्रेन होके यहूदियों की एक जासूसी संस्था भी बन गई, तो इनके पास ट्रेंड जासूस भी आ गए। तो हमें पता है इज़राइल की जासूसी संस्था शायद दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसी होगी शायद। तो ये सब प्लानिंग उनकी तभी से चल रही थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अरब्स के साथ वॉर तो होना है हमारा, ठीक है। मीनवाइल अरब्स क्या कर रहे थे, उनके उनके बीच में एक असमंजस सी की स्थिति सी थी कि पैलेस्टाइन का युद्ध हम लोग खुद करेंगे या अगल बगल के अरब देशों की मदद से करेंगे। तो वो लोग खुद से उतने कभी समृद्ध हो नहीं पाए, तो वो लोग अगल बगल के पड़ोसी अरब देशों पे आधारित रहे हमेशा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति चेंज हो चुकी थी। तो जो
जो अलग अलग जो पहले ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था उसके अलग देश बना दिए थे इंग्लैंड ने बहुत सारे। सऊदी अरेबिया में जो ट्राइबल वॉर चल रही थी अलग अलग ट्राइब्स के बीच, उसमें अल सऊद नाम की ट्राइब को उन्होंने सपोर्ट किया ताकि बाद में वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रहे उनकी और इंग्लैंड की। उसी तरह जॉर्डन में उन्होंने हैशमाइट ट्राइब को सपोर्ट किया था जिससे उनके रिश्ते जॉर्डन के साथ अच्छे बने रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी प्लॉटिंग कर रखी थी हर जगह। ये देश नए नए आज़ाद हुए थे। हिटलर की ये जो हॉलोकॉस्ट की खबरें पूरे यूरोप में फैल गई तो उससे पूरे यूरोप के ऊपर एक गिल्टी कॉन्शियंस, एक बर्डन सा हुआ कि भाई अब बस बहुत हुआ, यहूदियों ने बहुत प्रताड़ना झेल ली, अब इनका कुछ अब कोई इनका सोल्यूशन कर दो, समाधान कर दो, अब इनके लिए कुछ व्यवस्था करो। तो वही जैसे मैंने कहा कि भाई यहूदी रेफ्यूजीज़ को लेना कोई नहीं चाह रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों ने क्या किया, मास माइग्रेशन हुआ पैलेस्टाइन की तरफ और लाखों की तादाद में यहूदी यूरोप के अलग अलग देश छोड़ के पैलेस्टाइन जाने लगे। उन लोगों ने सोच लिया भाई बस अब बहुत हुआ, अब हमारा एक ही घर है वो इज़राइल होगा, हमारी जो बिब्लिकल ज़मीन है, बाइबल में जिस ज़मीन का हमको वादा किया गया है हम वहीं जा रहे हैं। उसके चलते मास माइग्रेशन हुए और हज़ार लोग एक एक शिप में भर भर के जा रहे थे पैलेस्टाइन। इंग्लैंड ने उन शिप्स को जाने नहीं दिया। उनमें से कुछ एक मेजर शिप थी एक्सोडस जिसमें कुछ 4,500 लोग थे, उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो इंग्लैंड ने उनको पैलेस्टाइन में आने नहीं दिया, एंट्री नहीं दी। तो लोग भूख हड़ताल पे उतरे, काफ़ी सारे लोग मर गए, कुछ लोग रास्ते में ही मर गए थे समुंदर में डूब के। तो इससे इंग्लैंड की बड़ी हाय हाय थू थू हुई। तो अब इंग्लैंड के ऊपर एक प्रेशर आ गया कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो अब तो इनको पैलेस्टाइन में जगह देनी पड़ेगी। अमेरिका ने भी काफ़ी प्रेशर लगाया था क्योंकि अमेरिका की जियो लॉबी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, तो प्रेशराइज कर रहे थे वो भी काफ़ी। तो यूनाइटेड नेशंस बन चुका था 45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी बिठाई पैलेस्टाइन पे और उन्होंने एक पार्टीशन का प्लान दिया जिसके तहत यहूदियों को पैलेस्टाइन की 53% लैंड देने का प्रस्ताव रखा और अरब्स को 47%। अरब्स को कम लैंड क्यों देने का प्रावधान रखा, यहूदियों को ज़्यादा क्यों? क्योंकि यूरोप का कोई भी देश यहूदियों को चाह नहीं रहा था। अगर मना करते तो वो रेफ्यूजी स्टेटस मांगते कि भाई अब हमें शरणार्थी की तरह स्वीकार करो, वो कोई चाह नहीं रहा था। तो सब ने कहा भाई भेज दो इनको पैलेस्टाइन। दूसरी बात, तब का यूनाइटेड नेशंस सभी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से डोमिनेटेड था, तो उनका क्रिश्चियन कॉन्शियंस उन्हें बाइट कर रहा था कि हमने इतने सालों से यहूदियों को प्रताड़ित किया है। तो अब उनको लगा कि नहीं, अब तो यहूदियों को न्याय करना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये वाला प्रपोज़ल दिया। क्या हुआ इस प्रपोज़ल का? यहूदियों ने स्वीकार किया था इसका, लेकिन अरब्स में वही होना था जो हुआ, आग लग गई और एक सिविल वॉर छिड़ गया पैलेस्टाइन में यहूदियों और अरब्स के बीच में। नवंबर 1947 से ये सिविल वॉर शुरू हुआ और अभी तो यहूदियों के लिए तो ये फाइट टू फिनिश था, लेकिन अरब्स डिपेंडेंट थे अपने पड़ोसी देशों पे, जिसमें आपका था मेनली जॉर्डन, इजिप्ट और इराक। तो यहूदियों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था कि यहूदी सेटलमेंट्स, उनके जो घर थे वो अलग अलग जगहों पे थे, बिखरे हुए थे। तो ये जो बीच में से सड़क जा रही थी वो चाह रहे थे उस सड़क पे कब्जा कर लें, लेकिन उस सड़क के अगल बगल जो अरब लोग रह रहे थे उनका क्या करेंगे? तो शुरुआती दौर में अरब आर्मी हावी हो रही थी, इनकी संख्या कम थी यहूदी आर्मी की, अरब आर्मी की संख्या ज़्यादा थी। शुरुआती दौर में ये हावी हो रहे थे, लेकिन एक मेजर चेंज आया कि अरब्स के पास लड़ने का कारण नहीं था, क्योंकि लोकल पैलेस्टीनियंस के पास तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था, वो डिपेंडेंट थे बाकी देशों पे।
इनके पास कॉमन पर्पस नहीं था, कोई एक समान कारण नहीं था इनके पास। जॉर्डन चाह रहा था कि पैलेस्टाइन की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा ज़मीन हथिया ले, क्योंकि इंग्लैंड ने वादा भी किया था ट्रांस जॉर्डन बनाने का। वो चाह नहीं रहा था कि पैलेस्टाइन से नाम से कोई अलग देश बने। तो जॉर्डन चाह रहा था कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़मीन कब्जा कर लूँ पैलेस्टाइन से, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। इजिप्ट चाह रहा था कि जॉर्डन और इराक को ज़्यादा फ़ायदा ना हो। इराक केवल इतना चाह रहा था कि बंदर मिल जाए कुछ, और जो इराक की पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, उसके ऊपर मेरा कब्जा हो जाए। तो तीनों के पर्पज़ अलग अलग थे। यहूदियों के लिए फ़ाइट टू फिनिश थी। उन्हें लगा कि भाई अगर ये वॉर हार गए और दूसरा हॉलोकॉस्ट हो गया तो वहाँ पे हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला, यहाँ तो कुल मिला के 6 लाख यहूदी हैं। तो अब अगर हॉलोकॉस्ट हो गया तो ख़त्म ही हो जाएंगे पूरी तरह। तो उनके लिए फ़ाइट टू फिनिश था, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो अल्टीमेटली वो लोग कामयाब हो गए उस पूरी सड़क को कब्जा करने में। और मई 1948 में जब इंग्लैंड ने ये डिक्लेयर किया कि भाई हम पैलेस्टाइन छोड़ के जा रहे हैं, तब इज़राइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बैन गुरियन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इज़राइल अब से आज़ाद देश है। और अब ये सिविल वॉर की जगह अब ये हो गई फाइट इज़राइल अगेंस्ट अदर अरब कंट्रीज़, क्योंकि पैलेस्टाइन की तो कोई लीगल सैंक्टिटी थी नहीं। धीरे धीरे करके इज़राइल को यूनाइटेड नेशंस के मेजॉरिटी देशों से रिकग्निशन प्राप्त हो गई, मान्यता प्राप्त हो गई। तो अब इज़राइल एक देश बन गया, पैलेस्टाइन का कोई देश वाला स्टेटस नहीं है, क्योंकि वो डिपेंडेंट था सभी अपने अरब पड़ोसी देशों पे। तो अब ये वॉर हो गई इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच। और अरब कंट्रीज़ को इंटरेस्ट नहीं था, उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, अगर थी तो अपने घर के झगड़े देखने थे। पूरी की पूरी आर्मी इज़राइल वाले बॉर्डर पे वो लोग तैनात करने की हालत में नहीं थे। तो इस वजह से ये फर्स्ट वॉर जो था, फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर कहा जाता है, वो वॉर जीत गया इज़राइल। और इज़राइल ने पैलेस्टाइन के अच्छे खासे एरिया पे कब्जा कर लिया। लेकिन जो मेन वेस्ट वॉल, वेलिंग वॉल थी, जो यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है, अल अक्सा मंदिर के, अल अक्सा मस्जिद के पश्चिम में जो वॉल है, वो नहीं मिल पाई उन्हें। पूरा का पूरा जेरूसलम नहीं मिल पाया। उनकी एक कोशिश थी कि जेरूसलम के अंदर जो 1 लाख यहूदी रहते हैं, उन 1 लाख यहूदियों को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर ला पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। ये हो गया था। तो बाद में डेविड बैन गुरियन का एक स्टेटमेंट भी आया था कि अगर हम चाहते तो पूरा जेरूसलम कब्जे कर भी सकते थे, लेकिन अगर हम पूरा जेरूसलम कब्जा कर लेते तो फिर इंटरनेशनल फोर्सेस का दबाव आता हम पे कि खाली कर दो जेरूसलम, तब पूरा का पूरा जेरूसलम हमारे हाथ से चला जाता। अभी क्या हुआ, आधा जेरूसलम अरब्स के पास, आधा जेरूसलम यहूदियों के पास। तो इंटरनेशनल कमेटी की सिंपैथी दोनों की तरफ गई कि ठीक है भाई, दोनों जिस शहर को पवित्र मान रहे हैं वहाँ पे है तो सही, प्रेजेंस तो है, ये लोग अपने मस्जिद में जा पाएंगे, ये इनका बाद में देखेंगे वेलिंग वॉल का क्या करना है, ठीक है। लेकिन तुरंत खाली नहीं करवाया, जेरूसलम के जितने पार्ट पे इज़राइल का कब्जा था उसको तुरंत खाली नहीं करवाया। इसके बाद सेकेंड क्राइसिस हुई इज़राइल और अरब्स की, वो कही जाती है सुएज़ क्राइसिस। सुएज़ कैनाल का जिक्र हम कर चुके हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कैनाल है। इज़राइल यूँ देखा जाए तो उस तरफ ऊपरी तरफ पानी है, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ एक पतली सी नहर सी जा रही है, एक पतली सी कैनाल सी जा रही है। अब इस तरफ सऊदी अरेबिया, उस तरफ इजिप्ट, तो दोनों दुश्मन देश थे इज़राइल के। इज़राइल को अपना माल सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए एक पैसेज चाहिए था, जो इज़राइल के एकदम दक्षिण में एक बहुत छोटी सी एक रास्ता टाइप्स है, जिसको कहा जाता है स्ट्रेट्स ऑफ टिरान। और ये स्ट्रेट्स ऑफ टिरान जो है, ये इजिप्ट ने बंद कर रखा था शुरू से। तो इज़राइल के पास ये वाला पैसेज नहीं था, क्योंकि ये वाला एरिया आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अगर इंडिया जाना है, चाइना जाना है, जापान जाना है, तो ये वाला एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत घूम के जाना पड़ेगा। इज़राइल, इंग्लैंड और फ्रांस तीनों की मिलीभगत थी सुएज़ कैनाल खाली करवाने के लिए, क्योंकि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे तभी गमाल अब्देल नासिर। नासिर ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर दिया मतलब अब वो इजिप्ट की पर्सनल प्रॉपर्टी टाइप हो गई। इंग्लैंड नहीं चाह रहा था सुएज़ कैनाल पर से कब्जा खोना, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप वाया सुएज़ कैनाल भारत जाओगे या चाइना, जापान कहीं भी जाओगे तो कितना कम रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर आप पूरा अफ्रीका घूम के जाओगे इंग्लैंड से तो कितना ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने चुपके से इजराइल को कहा कि तुम अटैक कर दो सुएज़ कैनाल पे, हम बाद में आएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, जिससे दुनिया को ये लगेगा कि नहीं, दो पड़ोसियों का झगड़ा था और इंग्लैंड और फ्रांस तो मदद करने के लिए गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका ने इनकी चोरी पकड़ ली, बोले कि तुम तीनों की मिलीभगत है, खाली करो ये सुएज़ कैनाल और इजिप्ट पर से आक्रमण वापस खींचो। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहोवर, उन्होंने ब्रिटेन को धमकी दी कि भाई हमारे पास तुम्हारे जो पाउंड स्टर्लिंग का रिज़र्व है हम उसको बेचना शुरू कर देंगे, तो जिससे उनकी करेंसी इंग्लैंड की जो करेंसी है पाउंड, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू धड़ाम से नीचे आ जाती। दूसरा, फ्रांस और इंग्लैंड को ये भी धमकी दी आइजनहोवर ने कि हम तुम्हें नाटो से निकाल देंगे। नाटो एक इनका संगठन कि नाटो देशों के ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो सब नाटो देश मिल के उसका सामना करेंगे। नाटो से अगर इंग्लैंड और फ्रांस निकलेंगे तो ये भी खतरनाक चीज़ थी। रशिया ने भी इजिप्ट का सपोर्ट किया। यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने तो डायरेक्ट न्यूक्लियर आक्रमण का ही धमकी दे दी। तो दोनों सुपर पावर्स की धमकी आने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड को पीछे हटना पड़ा। इससे एक बात साबित हो चुकी थी कि अब इंग्लैंड कोई सुपर पावर नहीं रहा, अब इंग्लैंड की कोई नहीं चल रही, मतलब बिना अमेरिका के इंग्लैंड अब कुछ नहीं कर पाएगा, ये चीज़ तय हो गई। इज़राइल को क्या फ़ायदा हुआ? इजिप्ट भी दबाव में था, तो इजिप्ट ने अब स्ट्रेट ऑफ टिरान खोल दिया, यानी कि इज़राइल का एक्सपोर्ट वाला रास्ता खुल गया। तो इज़राइल के लिए आप कह सकते हैं फ़ायदे का सौदा था, इंग्लैंड और फ्रांस के लिए ये नुकसान का सौदा था। तीसरा युद्ध हुआ इज़राइल और अरब देशों के बीच में, जिसका नाम है सिक्स डे वॉर। 1967 में हुआ था। बहुत ही आप कह सकते हैं हैरत अंगेज़ युद्ध था। जनवरी 1964 में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर, उन्होंने कायरो में, इजिप्ट के कायरो शहर में एक अरब समिट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके अंडर जो भी पैलेस्टाइन के साथ सहानुभूति रखने वाले जितने भी अरब देश थे उन सबको इकट्ठा किया था। और इजिप्ट ने कहा कि भाई एक यूनाइटेड अरब कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो 47-48 वाले युद्ध में हुआ इज़राइल के साथ कि किसी को पता ही नहीं था कौन क्या कर रहा है। इजिप्ट का अलग एजेंडा है, जॉर्डन का अलग एजेंडा है, भाई ऐसे नहीं चलेगा, एक यूनाइटेड अरब कमांड बनाना पड़ेगा। इज़राइल चाह रहा था कि वो यूनाइटेड अरब कमांड उसके पास रहे, क्योंकि इन सभी पड़ोसी देशों में, इज़राइल के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें इजिप्ट सबसे पावरफुल है, तो इजिप्ट चाह रहा था कि यूनाइटेड अरब कमांड उसके पास रहे। दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना था पैलेस्टाइन का, जिसका नाम था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष तब तक हो चुके थे यासिर अराफात। यासिर अराफात काफ़ी लंबे समय तक पीएलओ के अध्यक्ष, चेयरमैन रहे, बाद में पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट भी रहे 1994 से 2004 तक। तो दूसरा, वो चाह रहे थे कि इस पीएलओ जैसे किसी संगठन को बनाया जाए जो कि पैलेस्टाइन का मुद्दा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेगा। और तीसरा था, वो चाह रहे थे कि जॉर्डन नदी जो है, जॉर्डन और इज़राइल के बीच में जो नदी जा रही है, उसके सोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि इज़राइल को पानी की समस्या हो। मैं इन सब बैकग्राउंड के चलते
मई 1967 में इज़राइल और सीरिया के बीच एक छोटी सी तू में हो गई। इज़राइल ने धमकी दे दी सीरिया को कि भाई हम तुम्हारे यहाँ तख्ता पलट करवा देंगे। सोवियत यूनियन ने यहाँ पे एक चाल चली। सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को गलत खबर दी कि भाई इज़राइल जो है वो सीरिया पे आक्रमण करने वाला है, जबकि इज़राइल का कोई ऐसा प्लान नहीं था। इजिप्ट ने अपनी सेना उतार दी इज़राइल वाले बॉर्डर पे और उन्होंने कहा कि भाई हम इज़राइल पे आक्रमण कर देंगे, बॉर्डर पे उतार दी। फिर अब्दुल नासिर ने चेक भी करवाई कि सोवियत इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, तो उन्हें पता चला कि नहीं, इज़राइल का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है अटैक करने का। लेकिन फिर भी जब सिनाई में, जो सिनाई एक पेनिनसुला है इजिप्ट और इज़राइल के बीच में, जब सिनाई में उन्होंने अपनी आर्मी उतार दी थी, तब ऐसे ही वापस जाना तो फिर अब कचरा हो जाता, तो आर्मी वहाँ पे जमाए रखी। इसका फ़ायदा इजिप्ट के दो पड़ोसी देश, जिनसे इजिप्ट की कुछ खास बनती नहीं है, ऐसे दो पड़ोसी देशों ने इजिप्ट की चुटकी ली, उसके मजाक उड़ाया। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा इजिप्ट की औकात थोड़ी है झगड़ा करने की, तो ऐसे ही गया हुआ है। तो नासिर साहब का दिमाग ठनक गया, बोले अच्छा ऐसे ही गए हैं हम। और भड़का दिया जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने, बोले अगर इनको आक्रमण करना होता तो यूएन फोर्सेस को की मौजूदगी थोड़ी रखते सिनाई में, तो यूएन को बोल नहीं देते फोर्स हटा लो, यूएन फोर्सेस हैं मतलब कि झगड़ा नहीं होगा। तो इजिप्ट ने बोल दिया यूएन को कि आप सिनाई से अपने फोर्सेस हटा लो, मुझे नहीं चाहिए अपने देश में यूएन के फोर्सेस। यूएन ने फोर्सेस हटा लिए। अब इज़राइल एक दिन इजिप्ट का एक मिग एयरक्राफ्ट इज़राइल के ऊपर से चला गया। दूसरी बात, अब्दुल नासिर ने दोबारा से वो स्ट्रेट ऑफ टिरान क्लोज कर दिया इज़राइल के लिए। अब इज़राइल के लिए मुसीबत हो गई कि भैया एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ऊपर से प्लेन भी जा रहा है। इज़राइल को लगा कि भैया पक्का इजिप्ट हम पे आक्रमण करने वाला है, और इससे पहले कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया कुछ कर पाते, इज़राइल ने खुद ही हमला बोल दिया इजिप्ट पे। 5 जून 1967 को इज़राइल ने हमला बोल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स की मदद मांगी थी इज़राइल ने, लेकिन अमेरिका ने मदद की नहीं उनकी। इज़राइल ने खुद ही हमला कर दिया इजिप्ट पे। इजिप्ट की एयरफोर्स को पता नहीं था कि हमला होने वाला है, और इजिप्ट की एयरफोर्स को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। फिर इज़राइल ने आर्मी भी उतारी वहाँ पे। उसी दौरान जॉर्डन ने भी आक्रमण किया इज़राइल पे। इज़राइल की एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी इन दोनों देशों के मुकाबले। जॉर्डन के पास जो फ्लीट थी उसमें से आधी फ्लीट ही उड़ने को रेडी थी। इज़राइल ने सभी फ्लीट पे जाके, वहीं पे उनके एयर बेसिस पे जाके आक्रमण कर दिया, तो उनकी फ्लीट तबाह हो गई। तो अब जॉर्डन एयर अटैक करने के लायक नहीं बचा था। सेम हुआ सीरिया में। सीरिया में भी इज़राइल ने पहले एयरफोर्स से अटैक कर दिया, उनकी भी फ्लीट बर्बाद कर दी। तो इराक खुद तो इन्वॉल्व हुआ नहीं था, इराक ने इनको थोड़ी सी आर्मी की मदद दी थी। तो यूं करके इज़राइल 6 दिनों के अंदर इन सभी देशों के सामने युद्ध जीत गया। और इज़राइल को टेरिटरी में इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है, आप नक्शे में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, वो पूरा का पूरा इज़राइल के अंडर चला गया। जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, इज़राइल 47 की वॉर के बाद, 48 की वॉर के बाद पैलेस्टाइन के 2 टुकड़े ऐसे हो गए थे। बीच में से इज़राइली टेरिटरी जा रही थी। इज़राइल के पश्चिम का जो हिस्सा है वो कहा जाता है गाज़ा स्ट्रिप, और इज़राइल के पूर्व का जो हिस्सा है वो कहा जाता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक नाम इसलिए है उसका क्योंकि जॉर्डन नदी जो जा रही है जॉर्डन और पैलेस्टाइन के बीच में, उस जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट का एरिया, वेस्टर्न बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर, तो इस वजह से उस एरिया का नाम है वेस्ट बैंक। तो ये दोनों इज़राइल के कंट्रोल में नहीं थे। वेस्ट बैंक था जॉर्डन के कंट्रोल में, और गाज़ा पट्टी थी इजिप्ट के कंट्रोल में। अब ये भी इज़राइल के कंट्रोल में आ गया। गाज़ा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक सब इज़राइल के कंट्रोल में आ गया।
ऊपर सीरिया के पास गोलन हाइट्स इज़राइल के कंट्रोल में आ गई। मतलब स्ट्रेटेजिकली इज़राइल बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे चला गया। 6 दिनों के अंदर उन्होंने हरा दिया इन सभी देशों को, जिससे इज़राइल की पूरी दुनिया में वाहवाही हो गई कि भाई मिलिट्रीली इज़राइल बहुत बड़ा पावर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको इज़राइल के फेवर में इसका वर्डिक्ट दिया, बोले ये वॉर ऑफ सेल्फ डिफेंस थी, क्योंकि इजिप्ट ने वो स्टेट ऑफ टेहरान बंद कर दिया था। तो और उनका प्लेन भी दिख गया था ऊपर उड़ता हुआ। इसके पीछे एक कारण हो सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ब्लाइंड सपोर्ट मिला इज़राइल को, उसके पीछे अमेरिका की जूइश लॉबी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है। ठीक है। इसके बाद नवंबर 1967 में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास किया 242, जिसके अंडर उन्होंने इज़राइल को कहा कि भाई आपने जो गाज़ा और वेस्ट बैंक वाली जो जगह कब्जा की है उसको आप खाली तो कर दोगे, लेकिन खाली तब करना जब आपको शांति की गारंटी मिले उस तरफ से, यानी लैंड फॉर पीस अग्रीमेंट इसको कहा जाता है, कि आप ज़मीन दोगे शांति के बदले। ये सिनाई वाली, गोलन हाइट्स वाली सारी ज़मीन आप दे दोगे इन देशों को, लेकिन तब दोगे जब आपको ये तसल्ली हो जाए कि भाई अब से ये देश हमारे साथ शांति से रहेंगे। इस युद्ध से इज़राइल को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वेस्ट बैंक जो उनके कब्ज़े में आ गई, तो जो जेरूसलम का शहर उनको चाहिए था वो पूरा का पूरा जेरूसलम मिल गया। और वेस्ट बैंक के अंदर 2 पहाड़ हैं उनके यहूदियों के सबसे पवित्र पहाड़ माने जाते हैं, एक जुडिया माउंटेन और दूसरा है समारिया माउंटेन। तो इस पूरे एरिया के ऊपर इज़राइल का कब्ज़ा हो चुका था। वेस्ट बैंक मिलने से इज़राइल को अरब स्टेट्स के बीच एक बफर जोन मिल गया। सिनाई मिलने से इजिप्ट और इज़राइल के बीच एक बफर जोन मिल गया। इजिप्ट अब डायरेक्टली इज़राइल पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो इज़राइल की ज़मीन बच जाएगी। अगर अटैक होगा तो नीचे सिनाई पे पता चल जाएगा। वेलिंग वॉल मिल गई, यहूदियों की जो सबसे पवित्र धर्मस्थली है वो मिल गया। और उनका जो 2000 वर्षों का जो सपना था कि जेरूसलम में प्रार्थना करेंगे, वो सपना पूरा हुआ। इन लोगों का एक स्लोगन था 2000 वर्षों से, जितने भी यहूदी विदेशों में रह रहे थे वो एक दूसरे को इस स्लोगन से ग्रीट करते थे, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। उनका सबसे पवित्र त्यौहार है योम किपुर। तो उनका सपना था कि भाई अगले साल ये योम किपुर वाला त्यौहार जेरूसलम में मनाएंगे। और वो भी तब सपना उनका पूरा सपना ये है कि जो सेकंड माउंटेन जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी जगह पे, जब सेकंड टेम्पल जो डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी जगह पे जब थर्ड टेम्पल बनेगा, उस थर्ड टेम्पल में हम लोग योम किपुर मनाएंगे अगले साल। तो ये उनका सपना है 2000 वर्षों से, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। ये लोग अभी भी यही ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। हालांकि जेरूसलम में उनको एंट्री मिल गई, लेकिन उनका सपना पूरा है कि थर्ड टेम्पल के अंदर योम किपुर मनाएंगे और तब हमारा सपना पूरा होगा, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। इस युद्ध के बाद एक और फ़ायदा हुआ इज़राइल को कि अमेरिका उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, क्लोजेस्ट एलाई एंड सपोर्टर। चौथा युद्ध हुआ इज़राइल और अरब देशों के बीच 1973 में, जिसे कहा जाता है योम किपुर वॉर, अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है इसे। योम किपुर वॉर क्योंकि योम किपुर जो उनका यहूदियों का सबसे पवित्र त्यौहार है, उस दिन आक्रमण किया था इन्होंने। इजिप्ट और सीरिया ने सरप्राइज़ अटैक किया था। हालांकि आक्रमण से कुछ समय पहले इज़राइल को इसकी भनक लग गई थी, कुछ घंटों पहले, लेकिन इस बार इज़राइल खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता था आक्रमण, क्योंकि अगर दोबारा से खुद आक्रमण शुरू कर देता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इज़राइल की छवि खराब हो जाती कि भाई इज़राइल ही एग्रेसर कंट्री है और अरब कंट्रीज़ विक्टिम कंट्री है। इस युद्ध के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, इज़राइल के अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया था, अति आत्मविश्वास, कि भाई हमने 6 डे वॉर में सभी अरब देशों को अकेले हरा दिया, तो अब वो हम पे कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस कारण से इन अरब देशों को शुरुआत में काफ़ी जीत मिली। इजिप्ट वाले साइड पे भी दूसरी चीज़ थी, इज़राइल को एक थोड़ा सा निश्चिंतपन आ गया था कि थोड़ी सी निश्चिंतता आ गई थी कि
इजिप्ट और इज़राइल के बीच में सिनाई पेनिनसुला का बहुत बड़ा एरिया है, तो वो डायरेक्ट तो इज़राइल पे आक्रमण कर नहीं पाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने आक्रमण किया है। उसी तरह वेस्ट बैंक में भी बफर जोन था, और उधर सीरिया में भी गोलन हाइट्स थी। लेकिन शुरुआती आक्रमण में इज़राइल की 2 फ्लीट, आर्मी की 2 फ्लीट सिनाई पेनिनसुला में घुस गई और इज़राइली आर्मी को काफ़ी पीछे हटना पड़ा। बाद में फिर इज़राइली आर्मी 10 दिन के बाद को थोड़ा सा अपर हैंड मिला उन्हें। सेम वही हुआ सीरिया वाले साइड पे भी। गोलन हाइट्स में भी थोड़ा सा नुकसान हुआ इज़राइल को, लेकिन दोनों जगहों पे इज़राइल की आर्मी और अंदर घुसने में कामयाब हो गई। दमास्कस जो सीरिया का कैपिटल है, उससे इज़राइल की आर्मी 25 माइल दूर रही, केवल करीब 40 किलोमीटर। और इजिप्ट की जो राजधानी थी कायरो, उससे केवल 100 किलोमीटर दूर रही इज़राइली आर्मी। तो अभी दोनों के ऊपर प्रेशर तो बन गया था दोनों साइड्स पे। इज़राइली साइड पे भी प्रेशर था, अरब साइड पे भी प्रेशर था। दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन, दोनों ने सभी देशों के ऊपर दबाव बनाया कि भाई सीज़ फायर करो, युद्ध नहीं चाहिए अभी। और सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हुआ, वॉर को ख़त्म करवाया। इस युद्ध के बाद सभी अरब देशों को एक चीज़ समझ आ गई थी कि भाई इज़राइल के साथ झगड़ा करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक करके हर एक अरब देश अलग हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट से। इजिप्ट को सिर्फ इतना चाहिए था कि सिनाई पेनिनसुला खाली हो जाए, और 67 के वॉर के बाद से इज़राइल ने सुएज़ कैनाल बंद कर रखा था। तो इजिप्ट चाह रहा था कि वो सुएज़ कैनाल खुल जाए, हमें उससे पैसेज मिले, सिनाई पेनिनसुला वापस मिल जाए। और इज़राइल चाह रहा था कि भाई आप हमें भी पैसेज दो सुएज़ कैनाल से, स्ट्रेट ऑफ टिरान में आप हमें परेशान मत करो। दोनों को ये पता चल गया था कि भाई युद्ध से हम दोनों की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। सेम चीज़ सीरिया के साथ भी थी। सीरिया वाली एग्रीमेंट थोड़ी मुश्किल थी। सीरिया चाह रहा था गोलन हाइट्स खाली कराना। इससे एक और डेवलपमेंट हुआ कि पीएलओ को रिकग्निशन मिल गया सभी अरब स्टेट से कि भाई अभी पैलेस्टाइन वाली जो फाइट है वो पीएलओ के भरोसे छोड़ देते हैं, हम इससे निकल लेते हैं। सब एक एक करके निकल गए इससे। ये जो सुएज़ कैनाल बंद पड़ा था 8 वर्षों से, जिसके कारण एक गल्फ़ क्राइसिस हो गई थी। तो जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे, ओपेक करके एक बॉडी है, तो उन लोगों ने यूएस वगैरह पे भी दबाव डाला था कि भाई बहुत हुआ, अभी ये आक्रमण अगर बंद नहीं हुआ तो हम अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। उससे एक ऑयल एम्बार्गो हो गया था, और जिससे पेट्रोल की कीमत 3 गुना तक बढ़ गई थी। तो जिससे कि सभी देशों को इकोनॉमिकली भी काफ़ी नुकसान होने लगा था। इज़राइल को भी इकोनॉमिकली काफ़ी नुकसान हुआ, अमेरिका को भी हो रहा था। तो उस वजह से अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने प्रेशर डाला इज़राइल पे कि भाई बंद करो, युद्ध ख़त्म करो अभी ये। तो ये अरब स्टेट्स को भी पता चल गया, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को भी, कि भाई हमारी ऑयल की ताकत कितनी बड़ी है। इसके बाद इज़राइल और इजिप्ट के बीच में शांति वार्ता शुरू हुई, और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो किया था इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट आए थे सादत। अमेरिका के भी जो नए प्रेसिडेंट थे, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, वो भी चाह रहे थे कि कुछ सोल्यूशन आए इसका। लेकिन उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया कि भाई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं दोबारा से, सभी पार्टीज़ बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे। इज़राइल और इजिप्ट नहीं चाह रहे थे ये, सभी पार्टीज़ बैठ के सोल्यूशन करना नहीं चाह रहे थे। वो समझ रहे थे कि अगर सभी पार्टीज़ बैठेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। वो चाह रहे थे कि भाई चलो हम दोनों एक बार निकल जाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, इज़राइल और इजिप्ट के बीच एक बार शांति वार्ता हो जाने दो। और इसमें अमेरिका को बड़ा झटका दिया सादत ने। वो खुद चले गए इज़राइल 78 में,
और 77 में, नवंबर 77 में सादत चले गए जेरूसलम। इज़राइल की पार्लियामेंट नेसेट में उन्होंने भाषण दिया कि भाई हम शांति चाहते हैं इज़राइल के साथ, और लेकिन उन्होंने कंडीशन भी रखी कि इज़राइल वेस्ट बैंक और गाज़ा को खाली कर दे, जेरूसलम को डिवाइडेड कैपिटल की तरह एक्सेप्ट करे, यानी जहाँ पे जूइश एरियाज़ हैं उसको इज़राइल का कैपिटल माना जाए, जहाँ पे अरब एरियाज़ हैं उनको पैलेस्टाइन का कैपिटल माना जाए। ये इज़राइल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी दोनों देश चाह रहे थे कि आपस में शांति वार्ता हो जाए। तो दोनों ने यूएसए को मध्यस्थी के रोल में रखा, मीडिएटर के रोल में, क्योंकि यूएसए की बात दोनों मान लेते। इज़राइल ने फाइनली 78 में अग्री किया कि हम सिनाई पेनिनसुला खाली कर देंगे, उसे इजिप्ट को वापस दे देंगे। मार्च 1979 में कैंप डेविड कॉन्फ्रेंस कही जाती है, कैंप डेविड वाशिंगटन के पास एक जगह है, वहाँ पे इज़राइल और इजिप्ट के बीच ये शांति वाला करार हो गया। और 79 से इजिप्ट और इज़राइल की दोस्ती, एक तरफ से कह सकते हैं आप दोस्ती ही हुई है, वो अभी तक बरकरार है। और 2021 में जो अभी वाली जो क्राइसिस हुई थी उसमें भी मध्यस्थता इजिप्ट ने ही की थी। तो इस शांति वार्ता के बाद कुछ चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई कि इजिप्ट परमानेंटली निकल चुका था पैलेस्टाइन वाले विवाद से। इजिप्ट के निकलने से इतना कंफर्म हो गया कि अब अरब आर्मी कभी भी इज़राइल पर अटैक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो देश है इन सभी अरब देशों में वो इजिप्ट है, सबसे बड़ी आर्मी इजिप्ट की थी। तो अब इज़राइल को भी इज़राइल निश्चिंत हो गया कि भाई अब अरब देशों के साथ हमारा युद्ध कभी नहीं होगा, अब हमें केवल पैलेस्टाइन को ही टैकल करना है और कुछ नहीं करना हमें। पैलेस्टाइन में क्या हुआ इस दौरान, PLO नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था और यासिर अराफत की एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनी थी फतेह नाम से। तो फतेह ही मेन डोमिनेंट फोर्स था, लेकिन क्योंकि वेस्ट बैंक और गाज़ा पे इज़राइल का कंट्रोल था, इसलिए फतेह का कामकाज वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर से नहीं हो रहा था। यासिर अराफत रह रहे थे पैलेस्टाइन के बाहर, कभी सीरिया में थे, कभी टूनिशिया में थे, तो वो पैलेस्टाइन के अंदर नहीं थे, वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर वो नहीं रह रहे थे, बाहर से सब चीज़ें देख रहे थे। इनको ये पता चल गया PLO को कि भाई अरब देश तो अब हमारे मदद में नहीं आएंगे और इज़राइल के साथ 1-on-1 वॉर में जीतना बहुत मुश्किल है। तो अब इन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू की, और हो सकता है इसी प्रॉक्सी वॉर का आइडिया पाकिस्तान को भी भारत के सामने यहीं से आया हो सकता है। लेकिन अब इन्होंने छुटपुट हमले करना शुरू किए इज़राइल पे। जैसे 72 में म्यूनिक में एक ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें PLO के लोगों ने इज़राइल के 11 एथलीट्स को मार डाला। फिर इज़राइल की जो जासूसी संस्था है मोसाड, उन्होंने एक एक आतंकवादी को खोज के मारा था। उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनी है म्यूनिक नाम से, देख सकते हैं आप। 76 में पैलेस्टीनियंस ने इज़राइल का एक प्लेन हाईजैक कर लिया था, एयर फ्रांस का प्लेन हाईजैक कर लिया था, और जिसमें इज़राइली पैसेंजर को, जो जूइश पैसेंजर थे, उनको बंधक बना लिया था, होस्टेज बनाया था। तो फिर इज़राइल ने अपनी एक ब्लैक कैट कमांडो टाइप की एक टीम भेजी थी और नेगोशिएट तो कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसे ही छुड़ा के आ गए थे, अंडर कवर ऑपरेशन जो होता है। भारत में भी जब कंधार वाला हाईजैक हुआ था तब एक्सपेक्टेड था कि भारत भी ऐसे ही कुछ करेगा। एक बॉलीवुड की मूवी है इसी पैटर्न पे, ज़मीन नाम है उसका, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की फ़िल्म है, देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है, बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी अच्छी फिल्म है। 78 में एक बस पे अटैक करवाया था कोस्टल रोड पे, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी आतंकवादी घटनाएं होती रहीं। इसके कारण PLO को अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। करीब 100 देशों ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्योंकि
यूएसएसआर पीएलओ के फेवर में था। क्यों? क्योंकि इज़राइल अमेरिका का दोस्त है, तो भाई यूएसएसआर को, रशिया की पुरानी दुश्मनी अमेरिका से, कोल्ड वॉर वाली, तो जिसको यूएसए सपोर्ट करेगा उसके अपोजिट पार्टी को रशिया सपोर्ट करेगा। तो रशिया ने हमेशा वीटो पावर का उपयोग करके पीएलओ को यूनाइटेड नेशंस में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होने से बचाते रहे। अब 77 में इज़राइल में पहली बार एक राइट विंग पार्टी की सत्ता आई जिसका नाम है लिकुड पार्टी। बेंजामिन नेतन्याहू उसी लिकुड पार्टी के हैं, जो भारत आए थे अभी। मोदी जी भी उनसे मिलने गए थे। इज़राइल में एक मूवमेंट चली जिसका नाम है सेटलमेंट मूवमेंट, हिब्रू में कहा जाता है गश एमुनिम। इन्होंने क्या किया कि भाई इन्हें डर लगा कि भाई इज़राइली गवर्नमेंट अब थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, तो अगर ये वेस्ट बैंक वापस कर देंगे पैलेस्टाइन को तो, और जोडिया और ये समरिया माउंटेन अगर चला गया पैलेस्टाइन को तो भाई यहूदी होली प्लेसेस का क्या होगा, यहूदी पवित्र जगह तो हमको चाहिए। तो इन्होंने जाके सेटलमेंट बसाना शुरू कर दिए, ये जाके वहाँ पे घर खरीद के रहने लगे। शुरुआत में इनको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ने, जब ये लिकुड पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर उन्हें परमिशन भी दी, उन्हें इंसेंटिव भी दिया कि अगर आप वेस्ट बैंक में जाके रह रहे हो तो हम आपको ज़मीन में ये सस्ते में दिला देंगे वगैरह वगैरह। तो फिर अब वो लोग चाह रहे थे कि वेस्ट बैंक के अंदर ज्यू पॉपुलेशन मेजॉरिटी हो जाए, ताकि अगर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो कभी तो वहाँ पे यहूदियों के फेवर वाली सरकार बन पाए। अरब्स ये नहीं चाह रहे थे। क्या हुआ इसका आगे आ रहा हूँ मैं। मीनवाइल इज़राइल ने क्या किया, अपने साइंटिफिक इन्वेंशंस को बढ़ाते रहे हमेशा। चारों तरफ अरब देशों से घिरे हुए थे, तो अलग अलग चीज़ों की समस्या होती रहती थी इन्हें। तो ज़मीन कम है इज़राइल की, बहुत छोटा देश है, बहुत ही छोटा, मतलब भारत के एक ज़िले से भी छोटा देश है, और आबादी भी कम है काफ़ी, 1 करोड़ के करीब आबादी है उसकी। तो खेती में काफ़ी सारे इन्वेंशंस किए, पानी की दिक्कत है उन्हें, तो समंदर का पानी प्यूरिफाई करने के इन्वेंशन किए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इन्वेंशन किया, कम पानी से अच्छी खेती होने वाला। मिलिट्रीली काफ़ी इन्वेंशंस किए, प्लेन वगैरह, ठीक है, ये सब उनका चलता रहा। ये लोग समझ रहे थे इज़राइल के लोग कि भाई अरब देश जो हमसे इतने ज़्यादा हैं तादाद में, पॉपुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा हैं। 48 में अरब पॉपुलेशन थी 4 करोड़ के करीब पड़ोसी देशों की, और यहूदियों की पॉपुलेशन थी सिर्फ 6.5 लाख। तो इन्हें लग रहा था कि ये हमें कभी ना कभी बीट कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अरब देशों में बीच में आपस में जो मनमुटाव रहा उससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, और इज़राइल के पास एक मिशन था तो वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, हमेशा साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह करते रहे। खैर, अब पीएलओ की गतिविधियां तेज़ हो गई लेबनान में। लेबनान जो इज़राइल का एक और पड़ोसी देश है, और इज़राइल ने लेबनान से पीएलओ को हटाने के लिए फर्स्ट लेबनान वॉर हुआ 1982 में, जिसमें लेबनान हार गया, और इज़राइल पीएलओ को लेबनान से खाली करवाने में सफल रहा। इससे इतना पता चल गया अब पीएलओ को कि भाई 1-on-1 वॉर में इज़राइल का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उसी दौरान वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर पीएलओ से थोड़ा सा मोह भंग हो रहा था, तो वहाँ की लोकल एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको कहा जाता है हमास। कहा जा रहा है कि वो ईरान स्पॉन्सर्ड है। ईरान अपने आप को एक मुस्लिम पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है। तो ईरान ने हमास को हथियार और पैसा वगैरह देना शुरू किया, और 1987 में हमास के माध्यम से, पीएलओ का भी हाथ था, हमास का ज़्यादा हाथ था, गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुई जिसको कहा जाता है इंतिफादा। इंतिफादा यानी अपराइजिंग, सिविल वॉर टाइप से था। पुलिस और आर्मी के खिलाफ पत्थरबाजी वगैरह करना। तो
सिविलियन मूवमेंट भी था और आर्म्ड स्ट्रगल भी था, यानी सशस्त्र स्ट्रगल भी, संघर्ष भी था उसमें। उस सशस्त्र संघर्ष को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टेररिस्ट एक्टिविटी डिक्लेयर किया। हमस को भी अमेरिका ने और इंग्लैंड वगैरह ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे एक मैसेज ये गया कि भाई वेस्ट बैंक और गाज़ा के लोग इजरायली ऑक्यूपेशन से खुश नहीं हैं। अब ये लोग, इनका जो बरसों से एक मूवमेंट चल रहा था यासिर अराफात टाइप पीएलओ का, पैलेस्टाइन का, उसको इंटरनेशनल आवाज़ मिलनी शुरू हो गई कि भाई अब इज़राइल पे भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनने लगा कि यार वेस्ट बैंक और गाज़ा पे तुम कब तक कब्जा जमाए रखोगे। तो अब इज़राइल को एक एग्रेसर देश के तौर पे, एक दमनकारी फोर्स के तौर पे देखा जाने लगा। अब इज़राइल पे भी प्रेशर आने लगा कि अब खाली करो इसको, और कब तक उनको अपने ही देश में रेफ्यूजी की तरह रखोगे। इज़राइल में भी जैसे ये सेटलमेंट मूवमेंट चला था, उसी तरह पीस नाउ मूवमेंट भी चला था। पीस नाउ मूवमेंट चाह रहा था कि भाई वेस्ट बैंक और गाज़ा को खाली कर दे इज़राइल। लेकिन सबसे बड़ा मामला फंसता है जेरूसलम पे। इज़राइल में कुछ हार्डकोर राइट विंगर्स हैं जो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जेरूसलम केवल इज़राइल का कैपिटल हो। इज़राइल की सारी पॉलिटिकल जो भी सीट है वो सब जेरूसलम में ही है। जैसे उनकी पार्लियामेंट नेसेट जेरूसलम में है, प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति का घर, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब जेरूसलम में है। तो वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया जेरूसलम को ही इज़राइल का कैपिटल रिकग्नाइज़ करे। पिछली अमेरिकन सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रिकग्नाइज़ कर भी दिया था, ठीक है। भारत ने नहीं किया है। भारत तेल अवीव को ही कैपिटल मान रहा है इज़राइल का। अब ये वेस्ट बैंक और गाज़ा पे जो कब्ज़ा जमाए रखना था वो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली इज़राइल को महंगा पड़ने लगा था। तो इज़राइल के अंदर भी आवाज़ें उठ रही थी कि भाई ये कब तक चलेगा। तो एक टू स्टेट सॉल्यूशन की मांग तेज़ होने लगी। अब उसी दौरान हमास का जो राइज हो रहा था गाज़ा और वेस्ट बैंक में, उससे पीएलओ को भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील होना शुरू हुआ कि भाई हम कहीं ख़त्म ना हो जाएं, और गाज़ा से जो चैलेंज हो रहा है उसको सामना कैसे किया जाए। तो दोनों तरफ से नेगोशिएशंस शुरू हुए। पहली बार पैलेस्टाइन और इज़राइल ने खुद आपस में बैठ के बातचीत की, और 1993 में नॉर्वे के ओस्लो शहर में बिल क्लिंटन भी थे साथ में, अमेरिका के प्रेसिडेंट सबके। तो बिल क्लिंटन, यासिर अराफात और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे राबिन, यित्ज़हाक राबिन, इन तीनों की मीटिंग हुई और ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुए। दोनों ने कहा कि भाई ठीक है, बहुत हुआ झगड़ा, अब शांति स्थापित करते हैं। इज़राइल ने भी इस बात पे अग्री हुए कि हम गाज़ा पट्टी आपको पूरी की पूरी देंगे, और जेरूसलम के पास एक शहर है जेरिको, जेरूसलम से कुछ 20 किलोमीटर दूर है, वो जेरिको शहर भी हम आपको लौटाएंगे। तो इस जगह पे पैलेस्टाइन का आप रूल रखें। इस ओस्लो पीस अकॉर्ड के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई। पैलेस्टाइन को जो यासिर अराफात थे वो अभी तक केवल पीएलओ के चेयरमैन होते थे, अब उन्हें पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट वाला ओहदा मिला। 94 में यासिर अराफात पहली बार गाज़ा पहुँचे, मतलब पहली बार उन्होंने पैलेस्टाइन में कदम रखा 67 के बाद से, ठीक है। जो 6 डे वॉर हुआ था उसके बाद से पहली बार यासिर अराफात पैलेस्टाइन पहुँचे। पीएलओ को पूरी दुनिया में लगभग 100 देशों ने ऑफिशियल पैलेस्टाइन का ऑफिशियल वॉइस होने की रिकग्निशन दी पहली बार, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ कारण थे कि यासिर अराफात क्यों राज़ी हुए इन समझौतों को लेके। एक उनका जो सबसे पुराना साथी था और जो सबसे पावरफुल साथी था, सोवियत यूनियन, वो भंग हो चुका था। दूसरा, अमेरिका और इराक का जो वॉर हुआ था, गल्फ़ वॉर, उसमें यासिर अराफात ने सद्दाम हुसैन का पक्ष लिया था।
अब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया और एक ही सुपर पावर बचा अमेरिका, जो इज़राइल का सबसे अच्छा दोस्त है। अमेरिका की जिससे दुश्मनी थी इराक से, सद्दाम हुसैन से, उससे यासिर अराफात ने दोस्ती कर ली। तो अमेरिका से तो संबंध बहुत ख़राब हो गए यासिर अराफात के। अरब देशों में भी अब वो भी थक गए थे इस वॉर से, वो भी चाह रहे थे कि भाई अभी कुछ करो सोल्यूशन। जॉर्डन भी नहीं चाह रहा था कि पैलेस्टाइन का मुद्दा सुलझे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर वेस्ट बैंक पे इज़राइल कब्ज़ा कर लेता है और पैलेस्टीनियंस को इवेक्ट करवाएगा, खाली करवाएगा, तो जॉर्डन को ये डर था कि भाई पड़ोसी देश हम हैं, तो उन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को हमें रखना पड़ेगा घर में। जॉर्डन नहीं चाह रहा था, जॉर्डन भी निकलना चाह रहा था इस झगड़े से। तो इस सब को देखते हुए यासिर अराफत ने कहा कि भाई ठीक है, हम इज़राइल को एज ए स्टेट, एज ए लेजिटिमेट स्टेट हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि इज़राइल का अपना देश बनाने का जो अधिकार है उसे हम स्वीकार करते हैं। इज़राइल ने पहली बार पीएलओ को रिकग्नाइज़ किया, इज़राइल ने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ नहीं किया है। एक डेवलपमेंट और हुआ था, सोवियत यूनियन के भंग होने से करीब 10 लाख यहूदी रशिया से पैलेस्टाइन आ गए थे, वेस्ट बैंक ही आए थे। और यासिर अराफात को डर लगा कि भाई ये वेस्ट बैंक में अगर सारे आके बस गए और वेस्ट बैंक में यहूदी अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो गए तो हमारा कब्ज़ा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों की बुराई हुई। हाँ, एक और कारण था, पीएलओ के पास से अब फाइनेंस भी ख़त्म होने लगा था, क्योंकि जो उनके मेन सपोर्टर स्टेट्स थे, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह, वो भी अब नहीं चाह रहे थे कि भाई ख़त्म करो अभी। रशिया भी ख़त्म हो गया था, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलना मुश्किल था। हमास भी ग्रो कर रहा था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो दोनों का विरोध हुआ। इज़राइल के राइट विंग ग्रुप्स ने विरोध किया इसका, और 1995 में राबिन को असैसिनेट कर दिया राइट विंग ग्रुप ने, जो इज़राइल के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था। और अराफात का भी विरोध हुआ। अराफात का विरोध यूँ हुआ कि वेस्ट बैंक और गाज़ा से आतंकवादी हमले और बढ़ गए इज़राइल की तरफ कि तुम करो शांति, हम करने ही नहीं देंगे तुम्हें शांति। 93 के ओस्लो अकॉर्ड के बाद अगले साल 94 में जो उसके 3 मेन आर्किटेक्ट थे, यासिर अराफात पैलेस्टाइन के अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक राबिन और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एरियल शिमोन पेरेस, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 94 में, पीस प्राइज़ नोबेल का। सन 2000 में एक बार और शांति मंत्रणा हुई पैलेस्टाइन और इजराइल, पीएलओ और इजराइल के बीच में। वो थी 2000 में कैंप डेविड में, दोबारा से वाशिंगटन के पास। बिल क्लिंटन की प्रेसिडेंसी का आखिरी साल था और यासिर अराफात चाह रहे थे कि बिल क्लिंटन के रहते रहते जितना हो सके उतना सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इस कैंप डेविड अकॉर्ड में पैलेस्टाइनियंस ने इज़राइल को एक प्रस्ताव रखा कि आप वेस्ट बैंक से विड्रॉ कीजिए। इज़राइल ने प्रस्ताव रखा कि हम वेस्ट बैंक के 80% एरिया से विड्रॉ कर लेते हैं। पैलेस्टाइन ने कहा कि नहीं, 80% तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जितना पैलेस्टाइन हुआ करता था 47 के टाइम पे, उस पूरे पैलेस्टाइन का 78% तो आप कब्जा कर चुके हो, 22% ही तो हमारे पास हैं। गाज़ा पट्टी पूरी और वेस्ट बैंक में अभी इस टाइम पे जो स्थिति है, इज़राइल के बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं, आप मैप में देख सकते हैं। जो ब्लू एरिया है वेस्ट बैंक के अंदर वो इज़राइली सेटलमेंट्स हैं, और जो ग्रीन एरिया है वो इनका पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स हैं। तो कुल मिला के इज़राइल का कब्जा 22%, 78% पे तो है ही, पैलेस्टाइन मुश्किल से 22% पे बचा है। वो बोले 22% में भी हम आपको कुछ रियायत दे दें, तो ये तो हो नहीं सकता। कैंप डेविड में इतना स्पष्ट होने लगा था कि जेरूसलम को अब डिवाइड किया जाएगा, मतलब जो मुस्लिम साइट्स हैं जेरूसलम की, उसके ऊपर पैलेस्टाइन का कंट्रोल, और जो जूइश साइट हैं उसके ऊपर इज़राइल का कंट्रोल। टेम्पल माउंट का क्या होना है ये अभी तक तय नहीं हुआ था। दोनों ही टेम्पल माउंट को छोड़ने को राज़ी नहीं हैं, अभी भी नहीं है।
एक और बड़ा मसला था कि रेफ्यूजीज़ को का क्या करेंगे। इजरायली सेटलमेंट के अंदर जो पैलेस्टीनियंस, जो अरब्स, जो मुस्लिम रह रहे हैं, उनका क्या होगा, क्या इजराइल उन्हें एक्सेप्ट करेगा? ये मुद्दा भी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। 2000 में ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन उसको डिरेल करने के लिए पैलेस्टाइन के भी कुछ राइट विंग ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि इसमें कोई भी रियायत दी जाए, तो उसको डिरेल करने के लिए हमस अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो चुकी है। और ये यासिर अराफत के जीवन का आखिरी पड़ाव है। 2004 में यासिर अराफत चले गए, तो ये हम 2000 की बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कमज़ोर हो चुके थे, तब तक उनके ऊपर करप्शन वगैरह के चार्जेस भी लग चुके थे यासिर अराफत के ऊपर। तो सेकेंड इंटिफाडा हुआ, और इसमें ये इंटिफाडा बहुत वायलेंट था। ये 48 के बाद सबसे वायलेंट क्लैश हुए थे। सुसाइड बॉम्बर्स काफ़ी एक्टिव थे इसमें, और करीब 1000 इजरायलियों की जान चली गई इस इंटिफाडा में। अब इससे इज़राइल का स्टैंस दोबारा हार्ड हो गया। इज़राइल ने जो गाज़ा को खाली करने की बात की थी, उस पर मट्टी डल गई। वेस्ट बैंक पूरा दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया इज़राइल ने। लेकिन एरियल शेरोन, जो बाद में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने फिर से शांति का प्रस्ताव आगे रखा, और 2005 में पूरी की पूरी गाज़ा पट्टी से इज़राइल को विड्रॉ कर लिया। इस मूव की बहुत क्रिटिसिज्म हुई है इज़राइल के अंदर कि भाई आपने हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। 2000 गाज़ा से जैसे ही विड्रॉ किया, वहाँ पे इलेक्शन हुआ, और गाज़ा के इलेक्शन को 2006 में हमास ने पूरा स्वीप कर लिया। 2004 में यासिर अराफत चले गए थे, तो उनकी जो फतेह पार्टी है वो कमज़ोर हो गई, हमास पार्टी काफ़ी स्ट्रांग हो गई, और हमास ने 2006 के इलेक्शंस को स्वीप किया गाज़ा में, और इज़राइल के ऊपर रॉकेट वाले अटैक बढ़ने लगे। मतलब खूब अटैक्स होने लगे इज़राइल के ऊपर। इज़राइल ने देखा कि हमास जो है वो हथियार इकट्ठा कर रहा है गाज़ा में, तो इज़राइल ने गाज़ा का ब्लॉकेड कर दिया, माने जो समुद्री रास्ता है वो पूरा ब्लॉक कर दिया। केवल लाइफ नेसेसिटीज़ जो हैं, जो आवश्यकताएं कही जाती हैं जीवन के लिए, उन्हीं की शिप्स आना अलाउड किया, बाकी सब मनाई। इसके चलते 2008 में गाज़ा और इज़राइल के बीच में, गाज़ा पट्टी और इज़राइल के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है 2008 गाज़ा वॉर। ऑपरेशन कास्ट लीड भी कहा जाता है इसे। गाज़ा से इज़राइल में इस टाइम पे बहुत सारे रॉकेट्स फायर हुए। इज़राइल ने फिर एयर स्ट्राइक्स किए इसके ऊपर। कहा जाता है कि 2005 से 2007 के बीच गाज़ा से करीब 2700 रॉकेट, कसाम रॉकेट जिसकी हमने पहले बात की थी, फायर हुए थे इज़राइल के अंदर। सितंबर 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन का स्टेटस अपग्रेड किया। ऑब्ज़र्वर स्टेटस था, अब उसको नॉन मेंबर ऑब्ज़र्वर स्टेट दे दिया, और करीब 138 वोट पड़े पैलेस्टाइन के फेवर में, 9 वोट पड़े पैलेस्टाइन के खिलाफ। 41 देशों ने एब्सटेन किया। एब्सटेन माने एब्सेंट रहे। मतलब टू स्टेट सॉल्यूशन की, टू स्टेट वाले सिद्धांत की शुरुआत हुई थी 93 वाले ओस्लो अकॉर्ड से, जिस पे इज़राइल ने भी अग्री किया था। उसको एक स्टेप और आगे बढ़ा वो सितंबर 2012 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने इसका स्टेटस अपग्रेड किया पैलेस्टाइन का। एक झपट हुई थी 2014 में गाज़ा और इज़राइल के बीच में। गाज़ा से कुछ 4500 रॉकेट दागे गए इज़राइल की तरफ, और इज़राइल ने 34 टनल थी गाज़ा से खोद के इज़राइल में आने के लिए, हथियार वगैरह के लिए, उनके सोल्जर किडनैप करने के लिए, उन 34 टनल को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ 10,000 रॉकेट का जत्था था इनका, उसमें भी काफ़ी 2/3 रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लॉन्च पैड वगैरह डिस्ट्रॉय किए।
अभी लास्ट में एक झपट हुई है 2021 में। ये बाद वाली जितनी भी हुई हैं 2008, 2012, 2014, 2021, सब में खास कोई कारण नहीं है। आप समझ लीजिए 2000 साल पुरानी राइवलरी है, तो झगड़ा होने का कोई कारण नहीं होता, बहुत छोटे से कारण पे झगड़े हो जाते हैं। 2021 वाली स्ट्राइक के लिए कहा जा रहा है कि एक अल अक्सा मॉस्क से इज़राइल वाले कह रहे हैं वहाँ से पत्थर बरसाए गए थे, ये लोग कह रहे हैं कि इज़राइल अल अक्सा मॉस्क पे कब्ज़ा करना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने रॉकेट फायरिंग वगैरह शुरू की। दूसरा कह रहे हैं कि एक शेख जर्रा नाम से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इज़राइली सेटलमेंट्स वैलिड हैं या नहीं, लीगल हैं या नहीं, उसका एक केस चल रहा है। तो इज़राइल की लोअर कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया, ये जजमेंट दिया कि हाँ ठीक है, इज़राइली लोग कब्ज़ा कर सकते हैं शेख जर्रा के सेटलमेंट्स पे, लीगल सेटलमेंट है। उसको चैलेंज किया था इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट में, उसका वर्डिक्ट आने वाला था, लेकिन वर्डिक्ट के ठीक पहले ये झपट हो गई। तो कहा जा रहा है कि उसकी वजह से हुआ है। एक कारण और दिया जा रहा है, 2021 वाला जो हुआ वो क्यों हुआ कि पैलेस्टाइन में आखिरी चुनाव हुआ था 2006 में, उसके बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ। इस साल एक्सपेक्टेड था होगा, लेकिन अप्रैल में पैलेस्टाइन ने कहा कि भाई हम अभी चुनाव नहीं करवा सकते। और इज़राइल में भी पिछले 2 सालों में 4 बार चुनाव हो चुका है, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। पैलेस्टाइन वाले कह रहे हैं कि नेतन्याहू को इलेक्शन जीतना है इसलिए वॉर करवा रहा है, ताकि सेंटिमेंट्स बढ़ के और जनता उसके नेतन्याहू के फेवर में वोट कर दे। इज़राइल वाले कह रहे हैं कि हमास को पैलेस्टाइन में इलेक्शन कराने थे, वो नहीं कराए, और उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने भी ये किया हुआ है। हो सकता है दोनों सही हो, ठीक है। अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है इसका? 2 स्टेट सोल्यूशन ही होगा, या फिर झगड़ा चलता रहेगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इसी मत में, इसी ओपिनियन की है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन अब ला दो। वेस्ट बैंक तो अलग, सॉरी गाज़ा पट्टी तो अलग है ही। मेन मामला फंसा हुआ है वेस्ट बैंक में कि वेस्ट बैंक का क्या होगा, क्योंकि इज़राइली जो लोग, यहूदी लोग जो वेस्ट बैंक में जाके बस चुके हैं, वो भी अब कहीं नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए सभी पैलेस्टीनियंस को खाली करवाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उन्हें रेफ्यूजी की तरह कौन रखेगा? अगर मान लीजिए इज़राइली ऑक्यूपेशन में ही रहेगा वेस्ट बैंक, तो क्या पैलेस्टीनियंस को इक्वल सिटीज़न का राइट मिलेगा या नहीं? जेरूसलम का क्या होगा? जेरूसलम किसकी राजधानी होगी? दोनों की कंबाइंड राजधानी होगी, अकेले इज़राइल की होगी? तो यहाँ पे इन चीज़ों पे मामला फंसा हुआ है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। वैसे तो दोनों देशों को शांति मंत्रणा बना के, शांति वार्ता करके कुछ 2 स्टेट सोल्यूशन लाना चाहिए, ठीक है। भारत हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में ही रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।